ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। द विज़र्ड पाथ फ्रॉम द सिम्युलेटर, अध्याय 331 नियमों का जन्म और शून्य दृष्टि, कृपया सदस्यता लें। अनुवादक 54,96,90,339। सिमुलेशन समाप्त होता है। कृपया अपना पुरस्कार चुनें। क्षेत्र बनाए रखें या तकनीक बनाए रखें। आप 3 यादों को बनाए रखना चुन सकते हैं। क्षेत्र बनाए रखें। अपने सामने दिखाई देने वाले काले पात्रों को देखते हुए मिल्टन चेनी ने संकोच नहीं किया और क्षेत्र बनाए रखने का विकल्प चुना। हालांकि उनकी आध्यात्मिक शक्ति में बहुत वृद्धि हुई है, फिर भी आध्यात्मिक सागर में 5वें चौथे रिंग जादूगर को अंकित करने से ये थोड़ा दूर था। हालांकि अंतर बहुत बड़ा नहीं था। पिछले पार्ट सिमुलेशन में उनकी प्रगति को देखते हुए सिर्फ 2 और पार्ट सिमुलेशन के बाद मिल्टन अपनी आध्यात्मिक शक्ति को अपने आध्यात्मिक सागर में 5वें चौथे रिंग जादू को अंकित करने के लिए आवश्यक स्तर तक बढ़ा सकते थे। अगले ही पल मिल्टन के आध्यात्मिक सागर में थोड़ा उतार चढ़ाव आया, फिर थोड़ी देर बाद फिर से शांत हो गया। यद्यपि वह अपने अवचेतन से प्रभावित था, फिर भी टेक्स्ट सिमुलेशन में उसका जीवनकाल ट्रू बॉडी सिमुलेशन जितना लंबा नहीं था। ये टेक्स्ट सिमुलेशन की कमी थी। मिल्टन टेक्स्ट सिमुलेशन में अपने चरित्र को सही तरह से नियंत्रित नहीं कर सकता था। 82, 320 और 1235 की उम्र में यादों को बनाए रखना। अपने दायरे को बनाए रखने के बाद चेनी ने हमेशा की तरह 3 साल की यादों को बनाए रखने का विकल्प चुना। वे 3 यादें उसके दिमाग में उभरीं। उसे इन 3 सालों की यादों को पचाने में ज्यादा समय नहीं लगा। पलक झपकते ही चेनी ने बिना किसी परेशानी के 3 साल की यादों को पूरी तरह से आत्मसात कर लिया था। यादों को बनाए रखने के बाद चेनी ने अपने सामने मंडरा रहे एट्रीब्यूट पैनल को हटा दिया। 2 टेक्स्ट सिमुलेशन के अंत में चेनी ने राहत की सांस ली, उठे और विज़ार्ड टॉवर से बाहर निकल गए। पहले टेक्स्ट सिमुलेशन में चेनी ने पिछले 2 सालों की अपनी यादों को पहले से ही बनाए रखा था, इसलिए उसे पता था कि बाद में क्या होगा। कभी कभी पहले से तैयारी करना बेहतर होता है। समय उड़ गया और पलक झपकते ही 2 महीने बीत गए। खूनी समुद्र क्षेत्र में शून्य युद्ध क्षेत्र के भीतर मिल्टन चेनी एक टूटे हुए रक्तपूल के ऊपर खड़े होकर अपनी बिखरी हुई आध्यात्मिक शक्ति को इकट्ठा किया और तुरंत उस क्षेत्र को छोड़ दिया। अगली बार जब वह फिर से प्रकट हुआ तो वह शून्य युद्ध क्षेत्र के भीतर एक खुले क्षेत्र में था। उसके आने के बाद उसके आध्यात्मिक समुद्र में सत्य की पुस्तक उसके सामने तैर रही थी। साल भर की यादों को बनाए रखने के कारण मिल्टन स्वाभाविक रूप से जानता था कि कौन उससे संपर्क करने की कोशिश कर रहा था। न केवल वह जानता था कि कौन कोशिश कर रहा था, बल्कि वह संदेश की सटीक सामग्री भी जानता था। हालांकि वह जानता था, फिर भी उसने संदेश की पुष्टि करने के लिए सत्य की पुस्तक निकाली। इसकी सत्यता सुनिश्चित करने के बाद मिल्टन ने अपना खुद का एक संदेश भेजा। एक पल में मिल्टन ने सत्य की पुस्तक को अपने आध्यात्मिक सागर में वापस कर दिया। आध्यात्मिक शक्ति उसके शरीर के चारों ओर लिपटी हुई थी, उसे इस स्थान से दूर ले जा रही थी। गुरु। जैसे ही मिल्टन प्रकट हुआ उसने बात की। इतनी जल्दी? बैन ने आवाज सुनते ही अपना सिर मिल्टन की ओर घुमाया। उसके चेहरे पर आश्चर्य की झलक थी। जाहिर है उसे उम्मीद नहीं थी कि मिल्टन इतनी जल्दी आ जाएगा। स्वाभाविक रूप से उसे नहीं पता था कि जब उसने संदेश भेजा था तो मिल्टन पहले से ही खूनी समुद्र क्षेत्र के शून्य युद्ध क्षेत्र में था। मैं बस खूनी समुद्र क्षेत्र के शून्य युद्ध क्षेत्र में था, इसलिए जब मुझे आपका संदेश मिला तो मैं सीधे चला आया, मिल्टन ने समझाया। बेशक वह जानता था कि बैन ने उसे संदेश क्यों भेजा था। न केवल वह जानता था, बल्कि वह यह भी जानता था कि यह केवल एक गलत अलार्म साबित होने वाला था। लेकिन उसे उन चीजों के लिए आना था जो अपरिहार्य थीं। बेन ने यह नहीं पूछा कि मिल्टन खूनी समुद्री क्षेत्र के शून्य युद्ध क्षेत्र में क्यों था, लेकिन गंभीर हो गया। अगले ही पल बैन ने कहा, ऐसा लगता है कि शून्य युद्ध क्षेत्र में मास्टरलेस रूल्स का जन्म हुआ है। जैसे ही उसने ये कहा, बैन ने मिल्टन की ओर देखा। अपनी उम्मीदों के विपरीत उसने मिल्टन की आंखों में आश्चर्य या सदमे की कोई झलक नहीं देखी। मिल्टन शांत दिखे, मानो उन्हें बैन के शब्दों की उम्मीद थी। असंभव। शून्य युद्ध क्षेत्र जैसी जगह में मास्टरलेस रूल्स का जन्म कैसे हो सकता है, मिल्टन ने कहा। तर्कसंगत रूप से उन्होंने जो कहा वह समझ में आता है, लेकिन हमेशा अपवाद होते हैं। हालांकि मास्टरलेस रूल्स दुर्लभ हैं, लेकिन वे मौजूद हैं। हालांकि शून्य युद्ध क्षेत्र में मास्टरलेस रूल्स के जन्म के पहले कोई मामले नहीं थे, इसका मतलब यह नहीं था कि शून्य युद्ध क्षेत्र मास्टरलेस रूल्स का उत्पादन नहीं कर सकता था। मिल्टन ने शायद इसलिए इतनी स्पष्टता से बात की क्योंकि वह बैन के विचार को खत्म करना चाहते थे। हालांकि यह विचार उनके लिए था, लेकिन अंतिम परिणाम सुखद नहीं था। पहले टेक्स्ट सिमुलेशन के दौरान जब मिल्टन ने आने वाले कुछ वर्षों की सिम्युलेटेड घटनाओं को देखा तो वह एक पल के लिए उत्साहित हो गया। उसने वास्तव में सोचा था कि इस सिमुलेशन से कुछ अप्रत्याशित फसलें मिलेंगी।
अफसोस की बात है कि 50 साल के सत्यापन के बाद अंतिम परिणाम ये था कि शून्य युद्ध क्षेत्र में कोई तथाकथित नियम पैदा नहीं हुए थे। बैन ने सोचा कि नियम पैदा हुए थे, क्योंकि नियमों के जन्म के समय जैसा ही एक दृश्य शून्य युद्ध क्षेत्र से जुड़े शून्य में दिखाई दिया था। इस दृश्य ने बैन एक स्तर 4 जादूगर को धोखा दिया। वास्तव में अगर इतना ही होता तो मिल्टन इस अर्थहीन घटना के लिए इतनी दूर से शून्य युद्ध क्षेत्र में भागकर अपनी साधना नहीं छोड़ता। वास्तविकता ये थी कि इस घटना से धोखा खाने वाला बैन अकेला नहीं था। मास्टरलेस नियम केवल श्वेत जादूगरों को ही लुभाने वाले नहीं थे। यदि संभावित सीमा के बिना कोई नियम सामने आता तो स्तर 5 जादूगर भी उसकी ओर अत्यधिक आकर्षित होता। इसलिए इस व्यर्थ प्रतियोगिता में लेवल 5 के जादूगर ने भी भाग लिया। अध्याय 332:195 नियमों का जन्म और शून्य दृष्टि सदस्यता की तलाश _2। अनुवादक 54,96,90,339। पहले पार्ट सिमुलेशन के दौरान मिल्टन चेनी को उस हास्यास्पद विवाद के कारण अपनी जीवन रक्षक कठपुतली का उपयोग करना पड़ा। कुछ भी संभव है, अगर आपने पहले जो हुआ उसे देखा होता तो आप ऐसा नहीं कहते। बैन बोला। वह जानता था कि मिल्टन ने अपने गुरु द्वारा निर्धारित नियमों को अस्वीकार कर दिया था। इसलिए अब जब उसके छात्र के सामने इतना बड़ा अवसर प्रस्तुत किया गया था तो वह स्वाभाविक रूप से मिल्टन को पीछे हटने नहीं दे सकता था। भले ही कोई नियम वास्तव में न बनाया गया हो, फिर भी आवश्यक प्रयास किए जाने थे। अगर किसी में कठिनाइयों का सामना करने पर भी प्रयास करने का साहस नहीं है तो वह कभी भी लेवल 5 का जादूगर नहीं बन सकता। लेकिन वह ये नहीं जानता था कि मिल्टन कोशिश करने से बहुत डरता नहीं था, बल्कि वह पहले ही कोशिश कर चुका था। मिल्टन निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति नहीं था जो कोशिश करने से डरता हो। हालांकि प्रतिकूल परिणाम जानते हुए भी हठपूर्वक कुछ करने का प्रयास करना साहस नहीं था, यह मूर्खता थी। बैन के शब्दों को सुनकर मिल्टन को एक अव्यक्त असहायता महसूस हुई। मिल्टन जानता था कि उसके गुरु बैन उसकी दलील के कारण इस संदिग्ध अनाधिकृत नियम की जांच करने से पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन बैन का संदेश मुख्य रूप से मिल्टन को इस अनाधिकृत नियम को प्राप्त करने की दिशा में मार्गदर्शन करने के लिए था। शून्य स्थान के भीतर स्वतः बनने वाला अनाधिकृत नियम संभवतः संभावित सीमा के बिना नियम हो सकता है। शून्य स्थान के बाद नियम मिलना बहुत मुश्किल था और शून्य युद्ध क्षेत्र में कभी कोई नियम पैदा नहीं हुआ था। संभावित सीमा के बिना अनाधिकृत नियम मिल्टन की जरूरतों के लिए बिल्कुल उपयुक्त था। यही वजह है कि बैन ने जल्दी से उसे एक संदेश भेजा। इसके अलावा यह असीमित अनाधिकृत नियमों की दुर्लभता और कीमतीपन के कारण था। यही कारण है कि इसने लेवल 5 विजार्ड्स का ध्यान आकर्षित किया। ठीक है, तो क्या ये सिर्फ आप ही थे जिन्होंने इस संदिग्ध अनोन रूल के उभरने पर ध्यान दिया? मिल्टन ने पूछा। इस बार वह नए नियमों के जन्म की संभावना पर संदेह नहीं कर रहा था, बल्कि उसने इसे एक अलग दृष्टिकोण से लिया। मिल्टन जानता था कि बैन के विचार को खत्म करना आसान बात नहीं होगी। हालांकि मिल्टन को बैन की अव्यवहारिक धारणा को दबाना था। एक बार टेक्स्ट सिमुलेशन में इससे गुजरने के बाद मिल्टन, जो पहले से ही परिणाम जानता था, स्वाभाविक रूप से फिर से वास्तविकता में अपने प्रयासों को बर्बाद नहीं करेगा। इसके अलावा इस बार खतरा सामान्य नहीं था और समय अवधि असाधारण रूप से लंबी थी। वास्तविक दुनिया के मिल्टन के लिए 50 साल बहुत लंबा समय था। मिल्टन के शब्दों को सुनकर बैन ने अपना सिर हिलाया। ऐसा कैसे हो सकता है? गड़बड़ी बहुत बड़ी थी। इस शून्य युद्ध के मैदान में स्तर 4 से ऊपर के सभी जादूगरों और रक्त वंशजों को ध्यान देना चाहिए था। बैन के शब्दों के समापन पर उसे कुछ याद आया। अपनी भौहें सिकोड़ते हुए बैन ने मिल्टन की ओर देखा और फिर पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? हाँ, अगर यह वास्तव में वैसा ही होता जैसा आपने कहा, गुरु, तो नए नियमों के जन्म पर इस लड़ाई में भाग लेने वाले निश्चित रूप से बहुत से लोग होंगे। स्तर 4 से ऊपर के लोगों में से भी कई लोग संभवतः इसमें शामिल होंगे, संभावित रूप से स्तर 5 के जादूगरों को भी आकर्षित करेंगे। ऐसी परिस्थितियों में भले ही कोई नया स्वामित्व रहित नियम वास्तव में जन्म ले, हमारे इसे प्राप्त करने की संभावना नगण्य होगी। मैं ये जोखिम लेने के खिलाफ सलाह दूंगा, मिल्टन ने कहा। यही उसकी मानसिकता थी। अगर यह पहली बार था जब उसने बैन के शब्द सुने थे तो शायद वह जोखिम उठाने को तैयार होता। लेकिन पहले भी कोशिश करने और असफल होने के बाद मिल्टन, जो परिणाम जानता था, स्वाभाविक रूप से अपने प्रयासों को फिर से बर्बाद करके मूर्ख नहीं बनेगा। इसके बजाय वह गाजियन सागर के जादूगर टॉवर में ध्यान तकनीक की साधना करना बेहतर समझेगा। आखिरकार ध्यान तकनीक की साधना अभी भी उसकी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ा सकती है। इस हास्यास्पद विवाद में भाग लेने से न केवल कोई लाभ नहीं होगा, बल्कि उसका आधा जीवन भी बहुत जोखिम में पड़ जाएगा। जोखिमों के विरुद्ध लाभों का आकलन करते हुए मिल्टन जानता था कि कैसे चुनना है। मिल्टन के तर्क को सुनकर बैन ने अपनी भौहें थोड़ी सिकुड़ी। उसने मिल्टन को जवाब नहीं दिया, बल्कि चिंतन में डूब गया। इस अवस्था में बैन कुछ सोच रहा था। ये देखकर कि बैन गहरे विचारों में डूबा हुआ था, मिल्टन ने बीच में नहीं टोका।
आखिरकार वह अपने ध्यान तकनीक से शून्य युद्ध क्षेत्र में इसलिए आया था ताकि अपने गुरु के अव्यावहारिक विचार को दूर कर सके। अन्यथा यदि बैन उसे नहीं देखता और अकेले ही काम करता तो न केवल यह उनके मिशन को पूरा करने में बाधा डालता, बल्कि इससे खतरे का स्तर भी कई गुना बढ़ जाता। बैन के पास अपने छात्र के बारे में कहने के लिए बिल्कुल भी बुरा नहीं था और मिल्टन एक असम्मानजनक व्यक्ति नहीं था। स्वाभाविक रूप से वह बैन को खतरे में जाते हुए देखकर चुप नहीं रह सकता था। जैसे जैसे समय बीतता गया, कुछ समय बाद बैन की भौहें ढीली पड़ गईं। बैन ने मिल्टन की ओर देखा और बोलना शुरू किया, क्या ऐसा अच्छा अवसर एकदम से छोड़ देना बेकार नहीं होगा? तुमने अभी तक अपने नियमों का इस्तेमाल नहीं किया है और तुम्हें आखिरकार एक अच्छा अवसर मिला है। इसे जाने देना शर्म की बात होगी। कौन जानता है कि हमें फिर से ऐसा अवसर मिलने के लिए कितना इंतजार करना होगा। बर्नार्ड के लहजे में अनिच्छा का संकेत था। हालांकि उसे खुद लेवल 5 विजार्ड बनने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन अगर उसका छात्र लेवल 5 विजार्ड बन पाता है तो यह निश्चित रूप से उसके लिए भी बहुत गर्व की बात होगी। ठीक इसी वजह से उसे ऐसा लगा, भविष्य में बहुत सारे अवसर मिलेंगे। ये स्पष्ट रूप से अच्छा अवसर नहीं है, मिल्टन चेनी ने कहा। स्वाभाविक रूप से चेनी बर्नार्ड के लहजे में कड़वाहट का संकेत पहचान सकता था। उसी समय चेनी ने खुद राहत की सांस ली। बर्नार्ड के लहजे ने पुष्टि की थी कि उसका मन चेनी से प्रभावित हो गया था। बर्नार्ड ने सिर हिलाया। आखिरकार उसने यह विचार त्याग दिया। उसे यह एहसास नहीं था कि अगर वह जोर देता रहता तो चेनी सीधे मुद्दे पर आ जाता। वर्तमान चेनी ने केवल अपने अनुनय से बर्नार्ड का मार्गदर्शन किया। अगर बर्नार्ड दृढ़ रहता तो चेनी शायद अधिक सीधे होते। उसने यह उल्लेख नहीं किया कि इस शून्य युद्ध क्षेत्र के नियम एक साधारण कारण से थे। उसने उस समय वास्तव में दृश्य नहीं देखा था। अगर वह इसके बारे में सीधे बात करता तो यह बर्नार्ड में संदेह पैदा करता। इसलिए चेनी ने इसे सीधे कहने से परहेज किया। यह अफसोस की बात है। मुझे उम्मीद है कि आपको बाद में इसका पछतावा नहीं होगा। अंत में बर्नार्ड ने हल्की सांस ली और बोला। ये सुनकर चेनी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने जवाब दिया, मैं नहीं करूंगा। बर्नार्ड ने चेनी को गहराई से देखा। वह अपने छात्र को अच्छी तरह से जानता था। चेनी निश्चित रूप से यथास्थिति से संतुष्ट होने वाले व्यक्ति नहीं थे। फिर भी उन्होंने निश्चित रूप से इतना अच्छा अवसर छोड़ दिया। बर्नार्ड को आश्चर्य हुआ कि क्या चेनी को पहले से कुछ पता था। अचानक जैसे कि कुछ याद आ रहा हो, बर्नार्ड ने पूछा, आपने कहा था कि आप पहले इस शून्य युद्ध क्षेत्र में थे। क्या आपने घटना देखी थी? बर्नार्ड ने जिज्ञासा से पूछा। सवाल सुनकर चेनी ने अपना सिर हिलाया। शुरू से अंत तक उन्होंने नियमों के जन्म के तथाकथित दृश्य को कभी नहीं देखा था जिसका बर्नार्ड ने उल्लेख किया था। पार्ट सिमुलेशन के भीतर उनका संस्करण वास्तविकता में आने से भी बाद में आया, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्होंने घटना भी नहीं देखी थी। इस प्रकार चेनी द्वारा रखी गई यादों का घटना से कोई संबंध नहीं था। चेनी की प्रतिक्रिया सुनकर बर्नार्ड के चेहरे पर तो ऐसा ही है का भाव दिखाई दिया। ये बात समझ में आती है। यदि आपने घटना देखी होती तो आप निश्चित रूप से अपना विचार बदल देते, बर्नार्ड ने कहा। यह सुनकर चेनी को कुछ असहाय महसूस हुआ। जैसी कि उम्मीद थी, बर्नार्ड अभी भी कुछ हद तक अनिच्छुक था। लेकिन बर्नार्ड को यह नहीं पता था कि अगर चेनी ने वास्तव में घटना देखी होती तो भी वह निश्चित रूप से अपना मन नहीं बदलता। फिर भी चेनी इस बात को लेकर कुछ उत्सुक था कि किस तरह का दृश्य उसके गुरु, जो हजारों सालों से लेवल 4 के जादूगर हैं, को इतना निश्चित रूप से आश्वस्त कर सकता है। चेनी को यकीन था कि असामान्य शून्य और नियमों के जन्म का दृश्य आश्चर्यजनक रूप से समान थे। ये भी संभव था कि यह शून्य के समान ही हो जैसा कि नियमों के जन्म के समय था। आखिरकार अगर यह पूरी तरह से वास्तविक नहीं होता तो ये लेवल 5 के जादूगर के स्तर पर अस्तित्व को आकर्षित नहीं करता। लेवल 4 के जादूगर का निर्णय लेवल 5 के जादूगर से बहुत दूर था। यहाँ तक कि लेवल 5 के जादूगरों ने भी स्थिति का गलत अनुमान लगाया। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि बर्नार्ड इतना निश्चित था। आखिरकार पार्ट सिमुलेशन में चेनी के अवचेतन के सूक्ष्म प्रभाव के साथ भी सिमुलेशन के भीतर उसका संस्करण निरर्थक संघर्ष में भाग ले चुका था। ये चेनी के लिए एक अज्ञात नियम के विशाल आकर्षण को दर्शाने के लिए पर्याप्त था। यदि ये तथ्य नहीं होता कि चेनी को पहले से ही परिणाम पता था तो वह संभवतः जोखिम उठाता। हमें इस मामले में शामिल नहीं होना चाहिए। हालांकि गुरु, आप अपने मिशन को पहले पूरा करने के लिए इस शून्य युद्ध क्षेत्र घटना का उपयोग कर सकते हैं, चेनी ने विषय बदलते हुए कहा। अध्याय 333, अध्याय 196, मृत्यु का नया मार्ग और भाग्य का मार्ग काटना। कृपया सदस्यता लें। अनुवादक 54,96,90,339। विजार्ड टॉवर के अंदर गाजियन सागर में मिल्टन चेनी विजार्ड टॉवर के शीर्ष स्तर के सरणी केंद्र में एक ध्यान मुद्रा में बैठे हैं। हालांकि अभी वह ध्यान तकनीक का अभ्यास नहीं कर रहे हैं। इसके बजाय वह सत्य की पुस्तक में एक संदेश का जवाब दे रहे हैं।
इस बिंदु पर मिल्टन पहले से ही खूनी समुद्र क्षेत्र में शून्य युद्ध के मैदान से वापस आ चुके हैं। बर्नार्ड के संदेश का जवाब देने के बाद मिल्टन ने सत्य की पुस्तक को अपने आध्यात्मिक सागर में वापस बुलाया। जैसा कि उसने अनुमान लगाया था, वह शून्य युद्ध के मैदान से केवल कुछ महीनों के लिए दूर था, लेकिन शून्य युद्ध के मैदान से पैदा हुए कथित नियमों पर विवाद पहले ही शुरू हो चुका है। हालांकि अभी तक केवल कुछ लेवल 4 विजार्ड और लेवल 4 ब्लड डिसेंडेंट्स ही इस लड़ाई में शामिल हुए हैं। अभी तक किसी लेवल 5 विजार्ड ने भाग नहीं लिया है, क्योंकि ज्यादातर लोग अभी भी इस खबर की सच्चाई को सत्यापित करने की कोशिश कर रहे हैं। ज्यादातर लोग इंतजार करने और देखने का तरीका अपना रहे हैं। बेशक जैसे जैसे और खोज की जाएगी, इस निरर्थक संघर्ष का पैमाना और भी बड़ा होता जाएगा। जब तक लेवल 5 विजार्ड व्यक्तिगत रूप से प्रतियोगिता में शामिल नहीं हो जाते। जितनी ज्यादा उम्मीद उतनी ही बड़ी निराशा। मिल्टन ने चुपचाप अपना सिर हिलाया, एक सेकंड के लिए इन लोगों के लिए शोक मनाया। अपने गुरु बर्नार्ड को चेतावनी देने के अलावा मिल्टन इस विवाद में शामिल नहीं होना चाहते थे। उनका उन लोगों को चेतावनी देने का कोई दायित्व नहीं है जिनका उनसे कोई संबंध नहीं है। इसके अलावा भले ही मिल्टन ने ये खबर जारी की हो, लोग शायद इस पर विश्वास नहीं करेंगे और इसके बजाय उन्हें लगेगा कि यह प्रतियोगियों द्वारा फैलाया गया एक दिखावा है। वह ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे उन्हें किसी भी तरह से कोई फायदा न हो। क्योंकि मिल्टन ने उसे चेतावनी दी थी, इसलिए उसके गुरु बर्नार्ड ने भी इस मामले में उलझने से बचने का फैसला किया है। बल्कि बर्नार्ड के लिए इस उलझन में गाजियन सागर में मिशन को जल्दी से पूरा करना एक जीत की स्थिति थी। हालांकि यह उन उच्च स्तरीय जादूगरों के लिए अफसोस की बात है जो इस विवाद में अपनी जान गंवा देंगे। पार्ट सिमुलेशन में एक निरर्थक विवाद का अनुभव करने के बाद मिल्टन जानता है कि इस स्थिति में कम से कम एक दर्जन स्तर 4 जादूगर अपनी जान गंवा देंगे। स्तर 4 जादूगर तक की साधना करने के लिए किसी को कम से कम हजारों वर्षों तक साधना का अभ्यास करना होगा। अपने दिमाग से इस विचार को खारिज करते हुए मिल्टन ने इसके बारे में और नहीं सोचने का फैसला किया। आखिरकार यह मुद्दा अब उसका कोई काम नहीं था और इसमें शामिल जादूगरों ने अपनी पसंद खुद तय की। जब तक उनके गुरु बर्नार्ड इसमें शामिल नहीं होते, मिल्टन दूसरों की परवाह नहीं करेंगे। अगले ही पल मिल्टन ने धीरे से अपनी आंखें बंद की और ध्यान तकनीक का अभ्यास शुरू कर दिया। गाजियन सागर के अनिवार्य मिशन से पहले उनके पास अभी भी कई दशक बाकी थे। बेशक वह इस समय को बर्बाद नहीं करेगा। हालांकि वास्तविकता में ध्यान तकनीक का अभ्यास करने से उच्च लाभ नहीं मिलता है, मिल्टन वास्तविक दुनिया के ध्यान का अभ्यास करना नहीं छोड़ेंगे। ध्यान मार्ग काम करने लगे और मिल्टन के दिमाग में सभी विविध विचार धीरे धीरे गायब हो गए। ध्यान के दौरान समय तेजी से बीत जाता है। जब मिल्टन ध्यान तकनीक का अभ्यास कर रहे होते हैं तो उन्हें समय बीतने का एहसास ही नहीं होता। ध्यान के एक सत्र में कम से कम कुछ महीने लगते हैं। समय बीतता गया और पलक झपकते ही 7 महीने बीत गए। इस दौरान मिल्टन ने ध्यान मार्गों को बाधित नहीं किया, बल्कि ध्यान तकनीक का अभ्यास जारी रखा। इस स्तर पर उनके लिए 7 महीने पलक झपकने के बराबर थे। आखिरकार जीवन प्रत्याशा के संदर्भ में बात करें तो मिल्टन इस समय कम से कम 10,000 साल तक जीवित रह सकते थे। 10,000 वर्षों की तुलना में 7 महीने वास्तव में पलक झपकने के बराबर हैं। विजार्ड टॉवर के शीर्ष स्तर पर मिल्टन, जो ध्यान तकनीक का अभ्यास कर रहा था, ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, ध्यान के इस सत्र को रोक दिया। उसके चारों ओर तैरती आध्यात्मिक शक्ति उसके आध्यात्मिक सागर में वापस समा गई। मिल्टन ने जानबूझकर इस ध्यान सत्र को बाधित किया, क्योंकि उसके पिछले टेक्स्ट सिमुलेशन के बाद 1 साल बीत चुका है। उसने एक बार फिर टेक्स्ट सिमुलेशन के 2 उदाहरण जमा किए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, पिछले ट्रू बॉडी सिमुलेशन को समाप्त हुए 2 साल हो चुके हैं। एक नया पुनर्जन्म सिमुलेशन उदाहरण भी जमा हुआ है। मिल्टन ने संचित सिमुलेशन उदाहरणों का उपयोग करने के लिए अपने ध्यान अभ्यास को बाधित किया। 2 टेक्स्ट सिमुलेशन और 1 पुनर्जन्म सिमुलेशन, ये 3 सिमुलेशन उसे महत्वपूर्ण प्रगति दिला सकते थे। मिल्टन को सिमुलेशन उदाहरणों को जमा करने की आदत नहीं है, इसलिए वह इन तीनों सिमुलेशन उदाहरणों का एक साथ उपयोग करेगा। अगले ही पल मिल्टन के दिमाग में एक निर्णय लिया जाता है। मिल्टन के सामने एक हल्के नीले रंग की पारदर्शी प्रकाश स्क्रीन तैरती है। मिल्टन की नज़र पैनल पर एट्रीब्यूट बार से गुजरती है और पैनल के नीचे सिमुलेशन काउंट पर पहुंचती है। टेक्स्ट सिमुलेशन काउंट 2, पुनर्जन्म सिमुलेशन काउंट 1। मिल्टन टेक्स्ट सिमुलेशन पंक्ति पर ध्यान केंद्रित करता है और अपने मन में एक निर्णय लेता है। अगले ही पल मिल्टन की आंखों के सामने काले रंग के टेक्स्ट की एक पंक्ति दिखाई देती है। क्या आप टेक्स्ट सिमुलेशन शुरू करना चाहते हैं? हाँ। मिल्टन ने बिना किसी हिचकिचाहट के टेक्स्ट सिमुलेशन शुरू कर दिया। जैसे ही टेक्स्ट सिमुलेशन शुरू हुआ, पैनल बदल गया और उस पर काले रंग के टेक्स्ट की लाइनें दिखाई देने लगीं। मिल्टन ने अपना ध्यान काले रंग के टेक्स्ट की इन लाइनों पर लगाया। आयु 43, आप गाजियन सागर में विजार्ड टॉवर में ध्यान तकनीक का अभ्यास कर रहे हैं, बिना इसे छोड़े।
आयु 48। आप ध्यान तकनीक का अभ्यास पूरी लगन से जारी रखते हैं। आपके गुरु बर्नार्ड आपको फिर से एक संदेश भेजते हैं, जिसे सुनकर आप उन्हें इसमें शामिल न होने के लिए राजी कर लेते हैं। आयु 75। आपने साधना के लिए आवश्यक संसाधन खरीदने के लिए ध्यान तकनीक का अभ्यास रोक दिया और फिर अपना अभ्यास जारी रखने के लिए विजार्ड टॉवर में वापस आ गए। आयु 78। आप ध्यान तकनीक का अभ्यास कर रहे हैं। आपके गुरु बर्नार्ड मिशन पूरा करके वापस लौटते हैं। अध्याय 334। अध्याय 196। मृत्यु का नया मार्ग और भाग्य का मार्ग विच्छेद। कृपया सदस्यता लें _2। अनुवादक 54,96,90,339। 50 वर्ष की आयु। आपने अपने अभ्यास ध्यान तकनीक को बाधित किया और लेवल 4 विजार्ड बनने के बाद पहला अनिवार्य मिशन लिया। 97 वर्ष की आयु। आपने गाजियन सागर को छोड़ दिया और मिशन के लिए तारकीय क्षेत्र की ओर प्रस्थान किया। 282 वर्ष की आयु। मिशन को पूरा करने के लिए सही समय की प्रतीक्षा करते हुए आपने इस अवधि के दौरान अपने अभ्यास ध्यान तकनीक में कोई कमी नहीं की। 293 वर्ष की आयु। यद्यपि अभ्यास ध्यान तकनीक की प्रगति तेज नहीं है, फिर भी आप इसमें लगे हुए हैं। 352 वर्ष की आयु। आपने गाजियन सागर में मिशन को सफलतापूर्वक पूरा किया, लेकिन आप सीधे गाजियन सागर में वापस नहीं लौटे। इसके बजाय आप कुछ जादुई पत्थर अर्जित करने के लिए पहले जादूगर क्षेत्र में गए। 385 वर्ष की आयु। आपने जादूगर महाद्वीप को छोड़ दिया और पूरा किया गया मिशन सौंपने के लिए गाजियन सागर में वापस आ गए। 443 वर्ष की आयु। आपने ध्यान तकनीक का अभ्यास करना बंद कर दिया, एक और मिशन स्वीकार किया और एक बार फिर गाजियन सागर को छोड़ दिया, इस बार खूनी सागर क्षेत्र की ओर बढ़ गए। 475 वर्ष की आयु। इस समय जादूगर क्षेत्र और खूनी सागर क्षेत्र के बीच अंतर क्षेत्र युद्ध विशेष रूप से तीव्र था। आप चुपचाप खूनी समुद्री क्षेत्र में दुबके रहे, मिशन को पूरा करने के मौके का इंतजार करते रहे। 633 साल की उम्र। अंतर क्षेत्र युद्ध के खत्म होने के साथ आपने खूनी समुद्री क्षेत्र विवादों की जगह को छोड़कर मिशन भी पूरा कर लिया है। 654 साल की उम्र। अंतर क्षेत्र युद्ध समाप्त हो गया, खूनी समुद्री क्षेत्र को निगल लिया गया। हालांकि इसमें आप शामिल नहीं थे, विजार्ड टॉवर में ध्यान तकनीक का अभ्यास कर रहे थे। 732 साल की उम्र। गाजियन सागर ने विजार्ड क्षेत्र में अन्य अंतर क्षेत्र विजार्ड संगठनों के खिलाफ युद्ध की घोषणा की, एक संघर्ष जिसे आप टाल नहीं सकते थे। 780 साल की उम्र। आंतरिक युद्ध अभी शुरू नहीं हुआ था, आपने ध्यान तकनीक का लगन से अभ्यास करने के लिए समय का लाभ उठाया। युद्ध आने से पहले शक्ति सबसे महत्वपूर्ण चीज है। 938 वर्ष की आयु। जादूगर क्षेत्र के भीतर आंतरिक युद्ध शुरू हो गया और आपको जादूगर क्षेत्र की ओर गाजियन सागर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। 999 वर्ष की आयु। अधिकतम स्तर 4 के एक जादूगर ने आप पर हमला किया। आप गंभीर रूप से घायल हो गए और गाजियन सागर में वापस आ गए। 1225 वर्ष की आयु। मंसूर ने हस्तक्षेप किया और गृहयुद्ध को समाप्त कर दिया। गाजियन सागर को भारी नुकसान उठाना पड़ा और आपको मंसूर के इरादे कुछ हद तक समझ से परे लगे। 1239 साल की उम्र। जादूगर टॉवर में ध्यान तकनीक का अभ्यास करते हुए मिशनों के हस्तक्षेप के बिना आप निरंतर ध्यान तकनीक का अभ्यास कर रहे हैं। 1433 साल की उम्र। गाजियन सागर अन्य दुनियाओं के खिलाफ युद्ध शुरू करता है और एक स्तर 4 जादूगर के रूप में आपको भी भाग लेना था। 1545 साल की उम्र। आपका जीवन पथ टूट गया और आप मर गए। सिमुलेशन समाप्त होता है, कृपया अपना इनाम चुनें। क्षेत्र बनाए रखें या तकनीक बनाए रखें। आप स्मृति के 3 खंडों को बनाए रखना चुन सकते हैं। जैसे ही टेक्स्ट सिमुलेशन समाप्त होता है, मिल्टन चेनी के सामने काले अक्षर धीरे धीरे गायब होने लगते हैं। जब तक उन्होंने काले अक्षरों की अंतिम पंक्ति नहीं देखी, तब तक मिल्टन चेनी के भाव में कोई बदलाव नहीं आया। लेकिन जब मिल्टन चेनी ने टेक्स्ट सिमुलेशन की आखिरी लाइन देखी, तो वह अंदर से चौंक गया। जीवन पथ टूट गया। उसे जो बात चौंका रही थी, वह सिर्फ इसलिए नहीं थी कि उसने मौत का एक और नया रास्ता खोल दिया था, बल्कि इसलिए भी क्योंकि यह एक अप्रत्याशित अज्ञात था। क्योंकि जब वह इस बार मरा, तो उसने जीवन रक्षक कठपुतली को ट्रिगर नहीं किया। जीवन रक्षक कठपुतली हमेशा से उसका सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता रही है, निस्संदेह उसका दूसरा जीवन। लेकिन इस टेक्स्ट सिमुलेशन के बाद वह जीवन रक्षक कठपुतली को ट्रिगर किए बिना ही मर गया। इसके अलावा यह मृत्यु का ऐसा तरीका था जिसे उसने पहले कभी सिमुलेशन में अनुभव नहीं किया था। लेकिन ये झटका बस क्षणिक था। अगले ही पल मिल्टन चेनी ने अपने मन से ध्यान भटकाने वाली चीजों को दूर कर दिया। क्षेत्र को बनाए रखें। 1543 साल की उम्र। 1544 साल की उम्र। 1545 साल की उम्र की यादों को बनाए रखें। मिल्टन चेनी ने अपने दिल में चिंतन किया। क्षेत्र को बनाए रखना एक तयशुदा बात थी। इस टेक्स्ट सिमुलेशन में उनका अधिकांश समय ध्यान तकनीक का अभ्यास करने में व्यतीत हुआ। भले ही उन्होंने इस टेक्स्ट सिमुलेशन में वास्तव में एक नए जादू में महारत हासिल कर ली हो, फिर भी मिल्टन चेनी क्षेत्र को बनाए रखना ही चुनेंगे।
स्मृति को बनाए रखने के लिए मिल्टन चेनी बस ये जानना चाहते हैं कि उनके जीवन के अंतिम 3 वर्षों में वास्तव में क्या हुआ था। उनके जीवन का अंतिम क्षण वास्तव में कैसा था। इन यादों को बनाए रखने से उन्हें अपनी मृत्यु के नए तरीके के बारे में लगभग समझ हो जाएगी। इसलिए मिल्टन चेनी ने निर्णायक रूप से पिछले 3 वर्षों की यादों को बनाए रखने का फैसला किया। अगले ही पल मिल्टन चेनी का आध्यात्मिक सागर थोड़ा हिल गया, लेकिन एक पल में शांत हो गया। उनके दिमाग में टेक्स्ट सिमुलेशन में उनके पिछले 3 वर्षों की यादों को दर्शाने वाले 3 खंड दिखाई दिए। थोड़ी देर बाद मिल्टन चेनी ने अपनी आंखें खोली, उनमें थोड़ा सा एहसास था। तो ऐसा ही हुआ। 3 साल की यादों को पचाने के बाद मिल्टन चेनी को समझ में आ गया कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। वास्तव में ये काफ़ी सरल था। उनके भाग्य प्रक्षेपवक्र को अलग करने की विधि कुछ हद तक उनकी स्टार पिकिंग मास्टर तकनीकों के समान थी, केवल अधिक उन्नत। अनिवार्य रूप से ये वही था। इस दुनिया में उनका भाग्य पूरी तरह से छीन लिया गया था, जिससे विश्व चेतना उन्हें एक बाहरी व्यक्ति के रूप में देखती थी। चाहे कितनी भी जीवन रक्षक कठपुतलियां हों, विश्व चेतना मिल्टन चेनी से आसानी से निपट सकती थी। ऐसी विधि बहुत बड़ा चढ़ाकर कही गई है, इसकी कीमत चुकानी होगी। अपनी मृत्यु का कारण समझकर मिल्टन चेनी ने खुद से कहा, ऐसी विधि जादू की तकनीकों से भी ज्यादा खर्चीली और समझने में कठिन पहले से ही मौजूद थी। क्या इस तरह का साधना पथ किसी छोटी दुनिया में मौजूद हो सकता है? अगर यह साधना पथ का एक रूप होता तो मिल्टन चेनी इसके बारे में शायद ही जानते होते। सबसे ज्यादा संभावना है कि यह किसी जादुई कलाकृति के समान एक बहुत ही खास खजाने का प्रभाव था। अगर इस विधि का असीमित उपयोग किया जा सकता तो चाहे कितने भी लेवल 4 के जादूगर भेजे जाएं, वे उस छोटी दुनिया को जीत नहीं पाएंगे। तो इस बार उनकी मृत्यु को एक अप्रत्याशित दुर्घटना माना जा सकता है। मिल्टन चेनी ने अपने दिल में इस पर विचार किया। ये बेतुका था। मिल्टन चेनी को यह पता लगाना था कि वास्तव में क्या हो रहा था। वह नहीं चाहता था कि इस दुनिया में उसका भविष्य अचानक और अस्पष्ट रूप से समाप्त हो जाए। जैसे जैसे समय बीतता गया और जब वह सिमुलेशन के बारे में सोच रहा था, तो मिल्टन चेनी के दिमाग में अचानक एक विचार आया। क्या इस पद्धति का असली मुझ पर कोई प्रभाव पड़ता है? यह अचानक विचार मिल्टन चेनी के दिमाग में आया। ये बिना किसी कारण के मिल्टन चेनी के दिमाग में नहीं आया। इस सिमुलेशन ने उसे अतीत के पुनर्जन्म सिमुलेशन की याद दिला दी। उस पुनर्जन्म सिमुलेशन में उसकी स्मृति के साथ छेड़छाड़ की गई थी और एक सिम्युलेटर जो सिमुलेशन में कभी नहीं दिखाई दिया था, एक बार दिखाई दिया। सिम्युलेटर दिखाई देने का कारण यह था कि पुनर्जन्म सिमुलेशन में स्मृति वास्तविकता से जुड़ी हुई थी। ये साबित करने के लिए पर्याप्त था कि सिम्युलेटर में निश्चित रूप से कुछ छिपे हुए कार्य थे। इन कार्यों की खोज अभी तक मिल्टन चेनी ने नहीं की थी। पार्ट सिमुलेशन में भाग्य प्रक्षेपवक्र को अलग करने से असली उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर यह असली वह था, तो क्या उसका भाग्य प्रक्षेपवक्र अलग हो जाएगा? आखिरकार असली और टेक्स्ट सिमुलेशन में मौजूद उसके बीच बुनियादी अंतर यह है कि बाद वाले के पास सिम्युलेटर नहीं था, जबकि पहले वाले के पास था। हालांकि यह विचार मिल्टन चेनी के दिमाग में सिर्फ एक पल के लिए आया और फिर उन्होंने इसे खारिज कर दिया। भले ही भाग्य के प्रक्षेपवक्र को अलग करने की विधि उन पर काम न करे, लेकिन मिल्टन चेनी इसे वास्तविकता में आजमाने के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डालेंगे। इसलिए यह विचार सिर्फ एक विचार के रूप में ही रह सकता था और मिल्टन चेनी के दिल में दबा रह सकता था। आखिरकार भले ही सिम्युलेटर मिल्टन चेनी के लिए अपार मदद लेकर आया हो, लेकिन वह संभवतः सिम्युलेटर पर सब कुछ दांव पर नहीं लगा सकता था। अगले ही पल मिल्टन चेनी ने अपने दिमाग से सभी विचलित करने वाले विचारों को हटा दिया और अपने सामने हल्के नीले रंग की स्क्रीन पर ध्यान केंद्रित किया। टेक्स्ट सिमुलेशन काउंट 1। टेक्स्ट सिमुलेशन शुरू करें। बिना किसी हिचकिचाहट के मिल्टन चेनी ने दूसरा टेक्स्ट सिमुलेशन शुरू किया, जो साल भर से संग्रहित था। सिमुलेशन समाप्त होता है। कृपया अपना पुरस्कार चुनें। क्षेत्र बनाए रखें या तकनीक बनाए रखें। आप स्मृति के 3 खंडों को बनाए रखना चुन सकते हैं। क्षेत्र बनाए रखें। 440 साल पुरानी, 623 साल पुरानी, 624 साल पुरानी यादें बनाए रखें। क्षेत्र को एक बार फिर बनाए रखा गया। इस बार मिल्टन चेनी के आध्यात्मिक सागर में परिवर्तन पहले सिमुलेशन के दौरान हुए परिवर्तन से भी अधिक था। अब मैं आध्यात्मिक सागर में 5वीं 4 अंगूठी जादू तकनीक को अंकित कर सकता हूं। आध्यात्मिक शक्ति में वृद्धि महसूस करते हुए मिल्टन चेनी ने खुद से कहा। मिल्टन चेनी ने स्मृति के 3 खंडों को पचा लिया और पैनल के सामने आने से पहले उन्होंने सत्य की पुस्तक को बुलाया। अध्याय 335, 197, पुनर्जन्म आत्मा क्षेत्र और 1 किंवदंती सदस्यता अनुरोधित। अनुवादक 54,96,90,339। सत्य की पुस्तक मिल्टन चेनी के सामने तैरती है। अगले ही क्षण मिल्टन के दिमाग में एक विचार कौंधता है और सत्य की पुस्तक अपने आप उसके सामने अपने पन्ने खोल देती है। सत्य की पुस्तक पर शब्द दिखाई देने लगते हैं।
ये सभी शब्द गार्जियन सागर में दर्ज भाग्य के प्रक्षेपवक्र के बारे में डेटा हैं। मिल्टन जानबूझकर सत्य की पुस्तक में खोज करता है। इससे पहले उसने कभी अपने भाग्य को अलग होते हुए नहीं देखा था। इसके अलावा गार्जियन सागर में बहुत सारी किताबें संग्रहित थीं, इसलिए मिल्टन की समझ इस संबंध में बहुत कम थी। इस बार वह सत्य की पुस्तक में अस्थायी रूप से खोज करता है। आश्चर्यजनक रूप से सत्य की पुस्तक पर काफ़ी प्रासंगिक सामग्री दिखाई देती है। मिल्टन अपने सामने सत्य की पुस्तक को देखता है और अपने मन में पृष्ठों पर लिखी जानकारी को याद करता है। एक क्षण बाद सत्य की पुस्तक फिर से बंद हो जाती है और मिल्टन उसे आध्यात्मिक सागर में वापस ले जाता है। भाग्य की नदी। आध्यात्मिक सागर में सत्य की पुस्तक को वापस लेने के बाद मिल्टन खुद से बड़बड़ाता है। गार्जियन सागर में दर्ज संबंधित जानकारी उसे भाग्य के प्रक्षेपवक्र की एक सरल समझ देती है। हालांकि गार्जियन सागर में भाग्य के बारे में बहुत कुछ दर्ज नहीं है, कम से कम मिल्टन अब पूरी तरह से अनभिज्ञ नहीं है। भाग्य की नदी जिस तक केवल स्तर 6 के जादूगर ही पहुंच सकते हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं टेक्स्ट सिमुलेशन में इसका सामना करूंगा। ये भाग्य, वह नहीं जानता कि यह अच्छा है या बुरा। मिल्टन मदद नहीं कर सकता लेकिन आह भरता है। अगले ही पल वह अपने दिमाग से कुछ बेतरतीब विचारों को साफ करता है। आखिरकार वह अभी भी भाग्य के भव्य क्षेत्र से बहुत दूर है। ये पाठ अनुकरण एक दुर्घटना की तरह है। अब जब वह इसे स्पष्ट रूप से समझ गया है तो मिल्टन इस पर और अधिक ध्यान नहीं देता है। अगले ही पल मिल्टन एक बार फिर पैनल को बुलाता है। मिल्टन के सामने एक बार फिर पारदर्शी हल्की नीली स्क्रीन दिखाई देती है। मिल्टन की नज़र पारदर्शी पैनल के आखिरी कॉलम पर टिकी हुई है। वह पहले ही 2 टेक्स्ट सिमुलेशन का उपयोग कर चुका है, लेकिन 2 वर्षों में संचित पुनर्जन्म सिमुलेशन अवसर का उपयोग अभी तक नहीं कर पाया है। इसका उपयोग करने का यह एक अच्छा मौका है। जैसे ही मिल्टन सोचता है, उसके सामने पारदर्शी स्क्रीन पर काले टेक्स्ट की एक स्ट्रिंग दिखाई देती है। पुनर्जन्म सिमुलेशन गणना 1। क्या आप पुनर्जन्म सिमुलेशन शुरू करना चाहते हैं? शुरू करें। बिना किसी हिचकिचाहट के मिल्टन अपने दिल में जवाब देता है। अगले ही पल मिल्टन की चेतना पुनर्जन्म स्थान में होती है। कई पुनर्जन्म सिमुलेशन का अनुभव करने के बाद मिल्टन को अब वह रोमांच महसूस नहीं होता जो उसने पहली बार पुनर्जन्म सिमुलेशन का प्रयास करते समय महसूस किया था। जिस क्षण उसकी चेतना पुनर्जन्म स्थान में प्रकट हुई, मिल्टन ने अपना ध्यान बैंगनी रंग के एक सफ़ेद प्रकाश समूह पर केंद्रित किया जो जादूगर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। ये सफ़ेद प्रकाश समूह जादूगर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले बैंगनी रंग के समान आकार का है, जो एक फीकी सफ़ेद रोशनी उत्सर्जित करता है। आत्मा क्षेत्र। इस सफ़ेद प्रकाश समूह को देखते हुए इस दुनिया का प्रतिनिधित्व करने वाला नाम तुरंत मिल्टन के दिमाग में आता है। वास्तव में ये सफ़ेद प्रकाश समूह आत्मा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। इस बार वह पुनर्जन्म सिमुलेशन के लिए दिव्य क्षेत्र में पुनर्जन्म पर विचार नहीं करेगा। चर बहुत अधिक हैं। हालांकि पुनर्जन्म सिमुलेशन को इकट्ठा करने के 2 साल अब मिल्टन को लंबे समय की तरह नहीं लगते हैं, लेकिन पुनर्जन्म सिमुलेशन के अवसर को बर्बाद करना मिल्टन के स्वभाव में नहीं है। अगर वह पुनर्जन्म सिमुलेशन की तुलना किसी खेल से करें, फिर दिव्य क्षेत्र में यह कालकोठरी अब मिल्टन के लिए बहुत उन्नत है। यह उसके लिए उपयुक्त नहीं है। मिल्टन जिस दिव्य क्षेत्र से परिचित है उसे छोड़कर उसके पास पुनर्जन्म की दुनिया के लिए अभी भी कई विकल्प हैं। क्या उसे पहले की तरह ब्लाइंड बॉक्स खेलना जारी रखना चाहिए या पुनर्जन्म के लिए वह दुनिया चुननी चाहिए जिससे वह परिचित है? यही वह बात है जिसे लेकर अब मिल्टन उलझन में है। अगर वह पुराना मिल्टन होता तो शायद वह ब्लाइंड बॉक्स खेलना जारी रखता। आखिरकार ये वह विकल्प था जिसे उसने हमेशा अतीत में चुना था। हर बार जब उसने पुनर्जन्म के लिए दुनिया चुनी तो वह एक नई अपरिचित दुनिया थी। हालांकि 2 साल पहले के ट्रू बॉडी सिमुलेशन ने मिल्टन को कुछ हद तक हिचकिचाहट में डाल दिया। विचार करते समय मिल्टन की नज़र उसके नीचे विभिन्न रंगीन प्रकाश समूहों पर जाती है। उसकी नज़र एक पल के लिए दिव्य क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले समूह पर टिकी रहती है, लेकिन जल्दी ही हट जाती है। अंत में मिल्टन अपना मन बना लेता है। वह आत्मा के क्षेत्र में पुनर्जन्म लेगा। ये भी उसका पहला मौका है जब वह वास्तविक दुनिया में परिचित दुनिया में पुनर्जन्म लेने का चुनाव कर रहा है। मिल्टन की नज़र आत्मा के क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सफ़ेद प्रकाश समूह पर बनी हुई है। इस बार वह दूर नहीं देखता। अगले ही पल मिल्टन की चेतना में हलचल होती है। उसकी चेतना उतरती है और आत्मा के क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सफ़ेद प्रकाश समूह में उड़ जाती है। मिल्टन की चेतना और सफ़ेद प्रकाश समूह के बीच संपर्क के क्षण में मिल्टन की चेतना अंधकार में हो जाती है। अंधेरे में मिल्टन सचेत हो गया। मैं कहाँ हूँ? होश में आने पर मिल्टन के मन में ये पहला विचार आता है। उसकी याददाश्त में कोई समस्या नहीं है, लेकिन मिल्टन को जल्दी ही एक विसंगति का एहसास हो जाता है। यानी उसे अपने भीतर मौजूद गर्भ की पहेली की कोई याद नहीं है। इसके अलावा उसकी वर्तमान स्थिति उस समय से कुछ अलग है जब उसने पहले गर्भ की पहेली को तोड़ा था।
उसे अब इस दुनिया की बिल्कुल भी याद नहीं है। ऐसा लगता है जैसे वह पहले कभी इस दुनिया में नहीं रहा। यह एहसास कुछ हद तक दिव्य क्षेत्र में उसके पहले पुनर्जन्म जैसा है, फिर भी पूरी तरह से अलग है। हालांकि अगले ही पल मिल्टन को अपनी परिस्थिति समझ में आ जाती है। क्या मैं अभी पैदा नहीं हुआ हूँ? मिल्टन का दिल धड़कता है, लेकिन जल्दी ही उसे अपनी स्थिति का एहसास हो जाता है। ये स्थिति मिल्टन के लिए भी, जिसने अनगिनत पुनर्जन्म सिमुलेशन से गुजरा है, हैरान करने वाली है। क्या सिम्युलेटर को अपडेट नहीं किया गया है? ये स्थिति पुनर्जन्म सिमुलेशन में पहली बार है। जन्म से पहले पिछले जन्म की यादें होने का मतलब यह नहीं है कि उसे अब गर्भ की पहेली को सुलझाने की जरूरत नहीं है। अध्याय 336 रेशियो 197 पुनर्जन्म आत्मा क्षेत्र और एक किंवदंती सदस्यता अनुरोधित _2। अनुवादक 54,96,90,339। क्या ये पूर्ण पुनर्जन्म नहीं है? यदि सिम्युलेटर को अनदेखा किया जाता है तो क्या मिल्टन चेनी इस समय पूरी तरह से दूसरी दुनिया में पुनर्जन्म नहीं ले रहे हैं? जब मिल्टन विचार करना जारी रखना चाहते थे तो उन्हें थकावट का एक तीव्र एहसास हुआ। मिल्टन फिर से नींद की अवस्था में आ गए। समय बीतता गया और पलक झपकते ही 4 साल बीत गए। आत्मा क्षेत्र, आत्मा महाद्वीप, उत्तरी महाद्वीप, मॉर्निंग ब्रीज क्षेत्र, ब्रीज टाउन। एक अमीर नहीं, फिर भी बड़े यार्ड में मिल्टन आंगन में लेटा हुआ था, धूप सेंक रहा था। भले ही वह अभी बच्चा था, लेकिन उसका व्यवहार बिल्कुल भी बच्चों जैसा नहीं था। ये पुनर्जन्म सिमुलेशन वास्तव में मिल्टन के लिए अप्रत्याशित था। अविश्वसनीय रूप से उसे अपने जन्म से पहले ही अपने पिछले जीवन की सारी यादें विरासत में मिल गई थीं। वर्तमान मिल्टन, भले ही वह केवल 4 वर्ष का था, उसके मन में लगभग 10,000 वर्षों की यादें थीं। पहली बार मिल्टन को लगा कि बच्चा होने का नाटक करना भी थका देने वाला हो सकता है। ये स्थिति क्यों हुई और सिम्युलेटर ने कोई संकेत नहीं दिया? मिल्टन, जिसकी आंखें डेक चेयर पर थोड़ी बंद थीं, अपने मन में सोच रहा था। पिछले 4 वर्षों में यह विचार उसके मन में एक से अधिक बार आया है। मिल्टन के पास सिम्युलेटर 1 या 2 साल से अधिक समय से है और बिना किसी संकेत के सिमुलेशन से संबंधित इस तरह का बदलाव पहली बार हुआ है। आमतौर पर सिम्युलेटर में ऐसे बदलाव सिम्युलेटर के अपडेट होने के बाद ही होते हैं। इस सिम्युलेटर को अपडेट नहीं किया गया है, लेकिन ऐसा लगता है कि इसमें बदलाव किया गया है। ये पहली बार था जब मिल्टन को इसका सामना करना पड़ा। हालांकि यह पुनर्जन्म सिमुलेशन, जहां किसी को गर्भ के रहस्य को जानने की जरूरत नहीं है, उसे काफी लाभ पहुंचाता है। लेकिन इस स्थिति के प्रकट होने का कारण मिल्टन बहुत उत्सुक था। क्या यह इसलिए हो सकता है कि मेरी चेतना पहले से ही इतनी मजबूत है कि मुझे नई दुनिया में विलीन होने के लिए गर्भ के रहस्य को सुझाने पर निर्भर नहीं रहना पड़ता? मिल्टन डेक चेयर पर लेटे हुए विचार कर रहे थे। इन वर्षों में उन्होंने कई संभावनाओं के बारे में सोचा है, लेकिन उन्हें लगा कि उनमें से प्रत्येक में कुछ कमी है। आखिरकार, अगर उनकी चेतना इतनी मजबूत हो जाती है कि पुनर्जन्म सिमुलेशन प्रभावित नहीं होता है, अगर ऐसा है तो एक क्रमिक प्रक्रिया भी होनी चाहिए। पिछली बार जब मिल्टन ने पुनर्जन्म सिमुलेशन किया था तो 8 साल बाद ही उन्होंने गर्भ के रहस्य को सुलझाया था। इस बार पुनर्जन्म सिमुलेशन में उन्हें गर्भ के रहस्य को सुलझाए बिना ही सभी यादें विरासत में मिलीं। क्या यह अंतर थोड़ा बहुत बड़ा नहीं है? कोई क्रमिक प्रक्रिया बिल्कुल नहीं है। कुछ देर सोचने के बाद भी मिल्टन कोई खास जवाब नहीं दे पाए और उन्होंने इस बारे में सोचना बंद कर दिया। आखिरकार, पुनर्जन्म सिमुलेशन कुछ भी नहीं दर्शाता है। मिल्टन को नहीं पता था कि यह स्थिति एक दुर्घटना थी या क्या वह हर बार पुनर्जन्म सिमुलेशन होने पर अपने जन्म से पहले अपने पिछले जीवन की सभी यादों को विरासत में प्राप्त करेगा। अगर वह वास्तव में उन्हें हर बार विरासत में प्राप्त करता है, तो यह निश्चित रूप से मिल्टन के लिए अच्छी खबर है। आखिरकार, इस तरह अगर वह किसी ऐसी दुनिया में पुनर्जन्म लेता है जिससे वह परिचित है, तो वह अपनी 10,000 साल की यादों पर भरोसा करके युवावस्था में मरने की संभावना को बहुत कम कर सकता है। ये प्रत्येक पुनर्जन्म सिमुलेशन में उसके लाभ को अधिकतम कर सकता है। बेशक, इसके लिए मिल्टन को कई पुनर्जन्म सिमुलेशन के साथ सत्यापन करने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से एक ही पर्याप्त नहीं है। आखिरकार, मिल्टन को अभी भी यह सत्यापित करने की आवश्यकता है कि क्या ये केवल तभी होगा जब वह किसी ऐसी दुनिया में पुनर्जन्म लेगा जिससे वह वास्तव में परिचित है कि उसे अपने पिछले जीवन की सभी यादें समय से पहले विरासत में मिलेंगी। यदि मिल्टन का पुनर्जन्म उस दुनिया में होता है जिससे वह वास्तविक जीवन में परिचित है, तो उसे सभी यादें पहले से ही विरासत में मिल जाएंगी। तो ये सिम्युलेटर की एक छिपी हुई विशेषता है। ठीक वैसे ही जैसे पुनर्जन्म सिमुलेशन के दौरान सिम्युलेटर ने अचानक उसे यादों को संशोधित करने से रोक दिया। अगर ऐसा नहीं है तो यह मिल्टन के कारण ही होने की बहुत संभावना है। आखिरकार, हालांकि मिल्टन वास्तव में केवल एक स्तर 4 जादूगर है, उसके पास 10,000 साल की यादें हैं। उसकी चेतना स्तर 5 जादूगर से भी मेल खा सकती है। इन परिस्थितियों में गर्भ के रहस्य को तोड़े बिना उसकी चेतना का दूसरी दुनिया में पुनर्जन्म लेना सामान्य है।
वैसे भी इन सभी के लिए मिल्टन को सत्यापन के लिए सिमुलेशन काउंट का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। ये पुनर्जन्म सिमुलेशन सभी का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। अपने दिमाग को साफ करने के बाद मिल्टन उठे बिना डेक चेयर पर लेटा रहा। वह अभी भी बहुत छोटा है। अध्यात्मवादियों के मार्ग की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि जादूगर पद भी कुछ ऐसा है जिस तक वर्तमान मिल्टन नहीं पहुँच सकता। हालांकि इस बार जब वह आत्मा क्षेत्र में पुनर्जन्म लेता है तो मिल्टन के पास जादूगर की प्रतिभा होने के बावजूद वह जादूगर पद का चयन नहीं करेगा, क्योंकि जब वह इस बार इस दुनिया में पुनर्जन्म लेता है तो उसका एक ही लक्ष्य होता है, आत्मा अकादमी में शामिल होना। इसमें कोई संदेह नहीं था कि आत्मा अकादमी का शुद्ध आध्यात्मिक मार्ग मिल्टन चेनी के लिए सबसे उपयुक्त था। आत्मा क्षेत्र और जादूगर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण अंतर था। आत्मा क्षेत्र एक पूर्ण महाद्वीप था, विशेष रूप से आत्मा महाद्वीप एक ऐसी दुनिया जहां आकाश गोल है और पृथ्वी चौकोर है। आत्मा महाद्वीप के अंदर केवल आत्मा अकादमी ही एक आध्यात्मिक संगठन के रूप में नहीं थी। हालांकि आत्मा क्षेत्र में सबसे बड़े आध्यात्मिक संगठन के रूप में आत्मा अकादमी ने पूरे महाद्वीप में कई शाखाएं स्थापित की। स्वाभाविक रूप से मिल्टन सीधे आत्मा अकादमी में शामिल नहीं हो सकता था, उसका वर्तमान लक्ष्य इसकी किसी शाखा में शामिल होना था। अभी भी बहुत समय था। हालांकि मिल्टन इस समय सोल रीम के युग के बारे में अनिश्चित था। जब तक सोल अकादमी मौजूद थी वह अपने लक्ष्य की ओर लगातार कदम बढ़ाता रहेगा। समय उड़ता गया और अचानक 10 साल बीत गए। मॉर्निंग ब्रीज क्षेत्र में, ब्रीज टाउन, मलिन एस्टेट में, मिल्टन ने अपने माथे से जेड स्लिप हटाए, अपनी भौहों को थोड़ा सिकुड़ते हुए। ये सोल रीम का कौन सा युग है? इस दुनिया में विजार्ड रीम के बारे में कोई डेटा क्यों नहीं है? उसने जेड स्लिप को अपनी हथेली में पकड़ लिया और सोचने लगा। इन 10 सालों के दौरान मिल्टन ने एक बार भी मॉर्निंग ब्रीज क्षेत्र नहीं छोड़ा था। वह जिस सबसे दूर गया वह ब्रीज टाउन के सबसे नज़दीकी शहर था। ऐसा नहीं था कि मिल्टन जाना नहीं चाहता था, वह अभी भी बहुत छोटा था और इस दुनिया में उसके माता पिता स्वाभाविक रूप से उसे ब्रीज टाउन छोड़ने नहीं देंगे। इसके अलावा इस जीवन के मिल्टन के पास कोई मजबूत ताकत नहीं थी। हालांकि मिल्टन ने जादूगर बनने की योजना नहीं बनाई थी, लेकिन जादूगर प्रशिक्षु होने से आध्यात्मिकता के रूप में उनकी यात्रा में बाधा नहीं आएगी। हालांकि जब मिल्टन ने जादूगर पद का प्रयास किया तो उन्हें पता चला कि वे अपनी स्मृति से अपनी परिचित ध्यान तकनीक को विकसित नहीं कर सकते। परिणामस्वरूप मिल्टन को भी नहीं पता था कि इस जीवन में उनकी प्रतिभा किस स्तर की है। इसके अलावा आत्मा क्षेत्र में प्रतिभा परीक्षण जैसी कोई चीज नहीं है। इसलिए अब तक भी मिल्टन केवल एक साधारण व्यक्ति थे। 10 साल बीत गए। मिल्टन की इस दुनिया के बारे में समझ काफी बढ़ गई थी। हालांकि जितना अधिक वह उस युग को समझता था उतना ही उसे भ्रम की भावना महसूस होती थी। इन 10 वर्षों में उसने कई अन्य क्षेत्रों से जानकारी खोजी थी, लेकिन जादूगर क्षेत्र के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। वह तार्किक क्षेत्र, खूनी समुद्र क्षेत्र के बारे में जानकारी पा सकता था, लेकिन जादूगर क्षेत्र के बारे में नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे जादूगर क्षेत्र मौजूद ही नहीं था। लेकिन मिल्टन का वास्तविक जीवन जादूगर क्षेत्र में था और वह जादूगर क्षेत्र के सबसे बड़े श्वेत जादूगर संगठन का सदस्य भी था। इसलिए वह निश्चित रूप से जादूगर क्षेत्र के बारे में काफी जानकारी जानता था। जादूगर क्षेत्र खूनी सागर क्षेत्र से पहले पैदा हुआ था, इसकी उम्र संरक्षक सागर से भी अधिक है। खूनी सागर क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करना और फिर भी जादूगर क्षेत्र के बारे में कुछ भी न पाना असंभव था। जादूगर क्षेत्र के बारे में जानकारी के बिना मिल्टन ये पता नहीं लगा सकता था कि आत्मा क्षेत्र किस युग में था। वर्तमान में वह आत्मा क्षेत्र में असंख्य लोगों के बीच एक साधारण व्यक्ति था और उसके पास केवल सीमित जानकारी तक पहुंच थी, और वह वयस्क होने तक ब्रीज टाउन नहीं छोड़ सकता था। आत्मा अकादमी में शामिल होना उतना आसान नहीं था जितना मिल्टन ने सोचा था। 16 साल की उम्र में और वयस्क होने के बाद ही वह आत्मा अकादमी की किसी शाखा में शामिल होने का प्रयास कर सकता था। एक पल के लिए विचार करने के बाद मिल्टन को अचानक कुछ सूझा। वास्तव में मैं अतीत में पुनर्जन्म ले चुका हूं, कम से कम 10 लाख साल पहले। यह विचार मिल्टन के मन में आया। इस विचार के आने का कारण सरल था। मिल्टन को जादूगर क्षेत्र के बारे में एक किंवदंती याद आई। जादूगर क्षेत्र के वास्तव में शक्तिशाली बनने से पहले ऐसा लगता था कि इसने कभी अन्य दुनिया के आक्रमणों का सामना नहीं किया। जादूगर क्षेत्र के शक्तिशाली बनने के बाद ही जब अन्य दुनियाओं ने अचानक उभरे जादूगर क्षेत्र के खिलाफ अंतर क्षेत्र युद्ध शुरू किया तो उन्हें एहसास हुआ कि अचानक उभरी दुनिया कितनी आश्चर्यजनक हो सकती है। और यह केवल एक किंवदंती थी, इसलिए मिल्टन ने पहले इसके बारे में नहीं सोचा था। लेकिन अब ऐसा लग रहा था यह कोई किंवदंती नहीं थी, ये वास्तविकता थी। जादूगर क्षेत्र, क्या ये छिपा हुआ था? क्या ये जानबूझकर किया गया था, या यह विश्व चेतना का काम था? अध्याय 337, 198, विंड स्पिरिट अकादमी और लेवल 1 स्पिरिचुअलिस्ट सदस्यता की तलाश।
अनुवादक 54,96,90,339। समय हमेशा अनजाने में फिसल जाता है। बस ऐसे ही पलक झपकते ही 2 साल बीत गए। मिल्टन चेनी को सोल दायरे में पुनर्जन्म लिए 16 साल हो चुके थे। इस दिन से उनकी आधिकारिक वयस्कता का दिन था। वयस्क होने का मतलब था कि मिल्टन अब एक स्पिरिचुअलिस्ट का रास्ता चुन सकते थे। हालांकि उन्होंने इस पुनर्जन्म के दौरान जन्म के समय अपनी यादें बरकरार रखीं। कुछ चीजें केवल पिछले जीवन की यादों से हासिल नहीं की जा सकती, जैसे स्पिरिचुअलिस्ट के पारलौकिक मार्ग के लिए प्रशिक्षण। अपने पिछले जीवन की सभी यादें होने के बावजूद मिल्टन उम्र के प्रतिबंधों के कारण स्पिरिचुअलिस्ट के मार्ग पर चलने में असमर्थ थे। सौभाग्य से 16 साल बीत चुके थे। अब से सोल दायरा मिल्टन के लिए एक असीम दुनिया होगी। मॉर्निंग ब्रीज क्षेत्र, गेल सिटी। गेल सिटी मॉर्निंग ब्रीज क्षेत्र का केंद्रीय शहर था, जो इसे इस क्षेत्र का सबसे बड़ा शहर बनाता था। मिल्टन अपने सामने विशाल शहर के द्वार को देखने के लिए रुका और फिर अपने बगल में बैठे अधेड़ उम्र के व्यक्ति की ओर मुड़ा और कहा, मिस्टर डोरियन, मैं तैयार हूं। जब मिल्टन ने बोलना समाप्त किया तो मिस्टर डोरियन ने सिर हिलाया। आपके लिए विंड स्पिरिट अकादमी में एक स्लॉट की व्यवस्था की गई है। आप अगले 4 वर्षों तक अकादमी नहीं छोड़ पाएंगे या अपने माता पिता से नहीं मिल पाएंगे। क्या आप निश्चित हैं कि आप तैयार हैं? डोरियन विल ने शांति से कहा। हालांकि उसके शब्दों ने मिल्टन के हाव भाव को बिल्कुल भी नहीं बदला। मिल्टन ने थोड़ा सिर हिलाया। बेशक वह तैयार था। आखिरकार यह सिर्फ एक शुरुआती अकादमी है। यदि संभव हो तो मिल्टन सीधे सोल अकादमी में शामिल होना पसंद करेंगे। लेकिन इस दुनिया में पुनर्जन्म लेने के बाद जैसे जैसे मिल्टन ने इसके बारे में और अधिक सीखा, उसे पता चला कि सोल अकादमी उतनी सरल नहीं थी जितनी उसने कल्पना की थी। ये 10 लाख साल बाद नहीं था। सोल अकादमी अब 10 लाख साल पहले की तुलना में अधिक शक्तिशाली थी और सोल दायरे में लगभग हर कोई इसके बारे में जानता था। अगर सोल दायरे की तुलना एज्योर स्टार से की जाए जहां मिल्टन अपने पिछले जीवन में रहता था, तो विंड स्पिरिट अकादमी एज्योर स्टार पर एक प्राथमिक विद्यालय के बराबर होगी, जबकि सोल अकादमी वहां के सबसे प्रसिद्ध कॉलेज की तुलना में होगी। लेकिन वास्तव में सोल दायरे में सोल अकादमी की स्थिति एज्योर स्टार पर सबसे प्रसिद्ध कॉलेजों की तुलना में काफ़ी अधिक थी। आखिरकार सोल दायरा एक ऐसी दुनिया थी जिसमें पारलौकिक शक्तियां थीं। सोल अकादमी उस पारलौकिक मार्ग की कमान संभाल रही थी जो उच्चतम स्तर तक ले जाता था। दोनों के बीच की छलांग निस्संदेह बहुत बड़ी थी। अपने पिछले जीवन की सभी यादों के साथ भी मिल्टन सीधे सोल अकादमी में शामिल नहीं हो सका। एक भूख में कोई मोटा नहीं हो सकता। मिल्टन जानता था कि उसके पास बहुत समय है, सब कुछ धीरे धीरे किया जा सकता है। चूंकि तुमने अपना मन बना लिया है, इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। मुझे पता है कि तुम्हारी प्रतिभा बहुत ऊंची है, लेकिन दुनिया बहुत बड़ी है, उससे भी ज्यादा प्रतिभा वाले अनगिनत लोग हैं। अगर तुम सोल अकादमी में शामिल होने का लक्ष्य रखते हो तो अपनी प्रतिभा के अलावा तुम्हें बाकियों से 100 गुना ज्यादा मेहनत करनी होगी। डोरियन ने धीरे से कहा। मैं समझ गया, मिल्टन ने जवाब दिया। उसके शब्दों पर डोरियन चुप रहा। फिर उसने धीरे से सिर हिलाया, ये संकेत देते हुए कि मिल्टन गेल सिटी में आगे बढ़ सकता है। मिल्टन ने पीछे देखने से बचते हुए सिर हिलाया और शहर के गेट की ओर चल दिया। शहर के गेट के गार्ड ने बिना किसी अनावश्यक हरकत के मिल्टन की तरफ सिर्फ एक नज़र डाली। मिल्टन ने तैयार की गई जेड पट्टिका निकाली और उसे गार्ड को सौंप दिया। गार्ड ने पट्टिका ली और उसे संक्षेप में जांचा। कुछ देर बाद गार्ड ने सम्मानपूर्वक मिल्टन को जेड पट्टिका लौटा दी। कृपया अंदर आएं। धन्यवाद। मिल्टन ने जेड पट्टिका वापस ले ली और गेल सिटी के अंदर कदम रखा। गेल सिटी में प्रवेश करते ही मिल्टन ने सहज रूप से आसपास के वातावरण का सर्वेक्षण करना शुरू कर दिया। वर्तमान में उसके पास कोई पारलौकिक शक्ति नहीं थी। अपने आसपास के वातावरण को समझने के लिए उसे स्वाभाविक रूप से अपने मूल तरीकों अवलोकन पर निर्भर रहना पड़ा। मॉर्निंग ब्रीज क्षेत्र के सबसे बड़े शहर के रूप में पहली बार आने वाले आगंतुक निस्संदेह गेल सिटी को देखकर चकित हो जाएंगे। लेकिन मिल्टन ने बहुत कुछ देखा था। उसके लिए गेल सिटी एक और साधारण शहर था, इसलिए यह उसके अंदर कोई विशेष भावनाएं नहीं जगा सका। शहर का एक संक्षिप्त सर्वेक्षण करने के बाद मिल्टन शहर के केंद्र की ओर चल पड़ा। पैदल विंड स्पिरिट अकादमी तक पहुंचना असंभव होगा। गेल सिटी सिर्फ एक शहर होने के बावजूद बहुत विशाल था। अगर गेल सिटी की तुलना विजार्ड दायरे से की जाए तो यह एक छोटे विजार्ड महाद्वीप के आकार का लगभग आधा होगा। यह एक अतिशयोक्ति थी क्योंकि यह सिर्फ एक शहर है। हालांकि चूंकि विंड स्पिरिट अकादमी में दाखिला पहले से तय था, इसलिए मिल्टन को चिंता करने की जरूरत नहीं थी। उसे बस नए छात्रों के लिए सभा स्थल पर जाना था और उसे विंड स्पिरिट अकादमी तक कैसे पहुंचना है, इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। थोड़ी देर बाद मिल्टन एक बहुत ऊंची इमारत के सामने रुक गया। वह वहां रुका नहीं, बल्कि इमारत में लोगों के आने जाने के साथ साथ आगे बढ़ गया।
अंदर पहुंचते ही मिल्टन शोर से गिर गया। विंड स्पिरिट अकादमी। आसपास के माहौल का संक्षिप्त सर्वेक्षण करने के बाद मिल्टन ने खुद से कहा, विंड स्पिरिट अकादमी, यह इस जीवन के लिए उनकी योजना का पहला कदम था। समय धीरे धीरे बीतता गया और 2 साल तेजी से बीत गए। गेल सिटी में विंड स्पिरिट अकादमी के भीतर एकांत बगीचे में मिल्टन एक मंडप के नीचे क्रॉस लेग बैठा था। एक पीला पीला गोल मनका उसकी भौहों के ऊपर तैर रहा था, जो हवा के कुछ प्रवाह को विकीर्ण कर रहा था। ये वायु प्रवाह मिल्टन के माथे में उसी क्षण समा गए जब वे उभरे। अध्याय 338, 198, विंड स्पिरिट अकादमी और स्तर 1 आध्यात्मिकवादी सदस्यता की तलाश _2। अनुवादक 54,96,90,339। चक्र दोहराता है। एक पल के बाद मिल्टन चेनी ने अपनी आंखें खोलीं। उसकी भौहों के बीच मडराता हुआ गोलमनका उसके खुले हाथ में गिर गया। ये बहुत तेज था, बहुत आश्चर्यजनक था। इस गति के साथ ऐसा लगता है कि मैं वास्तव में एक तिरी छलांग प्राप्त करने में सक्षम हो सकता हूँ। मिल्टन चेनी ने आध्यात्मिक मनका को अपने स्थानिक आध्यात्मिक वस्तु में रखा, जो उनकी प्रभावशाली प्रगति को दर्शाता है। वास्तव में एक जादूगर की तुलना में एक अध्यात्मवादी के लिए साधना का मार्ग आसान था। जबकि मिल्टन चेनी ने इस जीवन में अध्यात्मवादियों के मार्ग में अपनी प्रतिभा का अनुमान लगाया था, उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह इतना महान होगा। ये स्पष्ट नहीं था कि ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने अपने पिछले जीवन के रहस्य को हल नहीं किया था, बल्कि उन्हें अपनी पिछली यादें सीधे विरासत में मिली थीं। इस जीवन में एक अध्यात्मवादी के रूप में साधना करने के लिए मिल्टन चेनी की प्रतिभा असाधारण रूप से उच्च थी। प्रतिभा के इस स्तर का सबसे अच्छा वर्णन चेनी द्वारा विंड स्पिरिट अकादमी में प्रतिभा परीक्षण लेने के बाद किया गया था। विंड स्पिरिट अकादमी के एकमात्र डीन व्यक्तिगत रूप से उनसे मिलने के लिए ईथर क्षेत्र से वापस आए, और वह भी 1 से अधिक बार। उन्हें अपनी साधना को पोषित करने के लिए अकादमी से महत्वपूर्ण मात्रा में संसाधन प्रदान किए गए, जिसमें आध्यात्मिक मनकों और स्थानिक खजानों तक मुफ्त पहुंच शामिल थी। उनका अपना बगीचा और एक निजी गुरु था। कोई भी जगह कभी भी पूरी तरह से निष्पक्ष नहीं हो सकती। मिल्टन चेनी की प्रतिभा ने उन्हें विंड स्पिरिट अकादमी में किसी भी अन्य छात्र से अलग उपचार का आनंद लेने की अनुमति दी। केवल 1.5 साल में मिल्टन चेनी ने 9 बुनियादी क्षेत्रों को पार कर लिया और एक सच्चे स्तर 1 आध्यात्मिकवादी बन गए। यह उल्लेखनीय है कि विंड स्पिरिट अकादमी के डीन केवल स्तर 2 आध्यात्मिकवादी थे। इसके अलावा विंड स्पिरिट अकादमी के डीन लगभग 500 वर्षों से आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे थे। यहाँ तक कि चेनी खुद भी उनकी असाधारण प्रतिभा से अचंभित थे। अगर ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने अपने पिछले जीवन के रहस्य को सुलझाया नहीं और इसके बजाय सीधे अपनी स्मृति विरासत में ली, तो क्या इसका मतलब ये था कि उनके बाद के सभी सिमुलेशन संभावित रूप से शीर्ष स्तरीय प्रतिभा से शुरू हो सकते थे? अगर ऐसा वास्तव में था, तो वह निश्चित रूप से अपना खुद का पारलौकिक मार्ग प्रशस्त करेंगे। आखिरकार अनगिनत दुनियाओं के साधना पथों के साथ उनके दायरे से परे बढ़ने की संभावना थी। हालांकि यह विचार अभी भी सिर्फ एक धारणा थी। ऐसा है या नहीं, इसके लिए मिल्टन चेनी द्वारा खुद आगे की पुष्टि की आवश्यकता होगी। स्तर 1 आध्यात्मवादी। सोल अकादमी की शाखा द्वारा उत्तर 33 क्षेत्र में इस वर्ष की भर्ती के लिए मुझे बस एक मौका मिल सकता है। मिल्टन चेनी मंडप में क्रॉस लेग बैठे, अपने हाथ में स्थानिक अंगूठी के साथ खिलवाड़ करते हुए गहरे विचारों में डूबे हुए थे। उत्तर 33 क्षेत्र बस एक उपनाम था। स्पष्ट रूप से आत्मा क्षेत्र का संपूर्ण उत्तरी महाद्वीप केवल 33 क्षेत्रों से अधिक है। वास्तव में उत्तरी महाद्वीप में विभिन्न आकारों के कम से कम 3000 क्षेत्र थे। उत्तरी 33 क्षेत्र मॉर्निंग ब्रीज क्षेत्र के आसपास के 33 क्षेत्र थे। उत्तरी महाद्वीप के हजारों क्षेत्रों में आत्मा अकादमी की कई दर्जन शाखाएं थीं। उत्तरी 33 क्षेत्र इन शाखाओं के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में से एक था। अगले ही पल चेनी के चिंतन में बाधा उत्पन्न हुई। एक युवक चेनी के बगीचे में घुस गया, जिससे उसे बगीचे की गोपनीयता बाधा को हटाना पड़ा। उसने अपना ध्यान उस युवक की ओर लगाया जो उसके पास आ रहा था। डीन, चेनी ने अभिवादन किया। वास्तव में वह युवक विंड स्पिरिट अकादमी का डीन था। हालांकि वह युवा दिख रहा था, लेकिन सदियों पुरानी आयु प्रतिबंध विधियां काम कर रही थीं। विंड स्पिरिट अकादमी का डीन कम से कम 500 साल का था। लगता है मैंने आने के लिए सही समय चुना है। पियर्स के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। मैंने आपकी बात पर विचार किया और मुझे लगता है कि यह साल शायद बहुत जल्दी आ जाए। फिर पियर्स ने थोड़ा और गंभीर भाव अपनाया। पियर्स के बोलने के बाद मिल्टन चेनी को तुरंत समझ में आ गया कि वे क्यों आए हैं। इसलिए पियर्स को बीच में टोके बिना चेनी ने चुपचाप सुनना जारी रखा। हालांकि वे पहले से ही लेवल 1 स्पिरिचुअलिस्ट थे, लेकिन सोल अकेडमी की शाखाओं में प्रवेश के लिए पियर्स की सहायता की आवश्यकता थी। आखिरकार कभी कभी एक दुर्जेय प्रतिभा ही सब कुछ नहीं कर सकती। जैसा कि डोरियन ने कहा था, इस दुनिया में निश्चित रूप से ऐसे लोग हैं जो मिल्टन चेनी की प्रतिभा से मेल खा सकते हैं, और वे कम नहीं हैं।
आखिरकार ये दुनिया बहुत बड़ी है और यहाँ बहुत सारे लोग हैं और केवल एक सोल अकेडमी है। यदि आप वास्तव में सोल अकेडमी शाखा में शामिल होना चाहते हैं तो सबसे अच्छा अवसर वास्तव में 2 साल बाद है। ध्यान रखें, लेवल 1 स्पिरिचुअलिस्ट केवल सीमा है और जो लोग आपके साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं वे बड़ी अकादमियों से हैं। आपकी प्रतिभा सबसे अधिक है जो मैंने कभी देखी है और मुझे यकीन है कि सोल अकादमी मुख्य परिसर के लोगों में से भी आधे लोग आपसे कम प्रतिभाशाली हैं। लेकिन अभी भी बहुत जल्दी है। आपने 2 साल पहले ही विजार्ड पद पर कदम रखा है। हालांकि आपका क्षेत्र पर्याप्त है, आपके अनुभव में अभी भी कमी है, खासकर इतनी तीव्र प्रतिस्पर्धा में। पियर्स ने अपने विचार व्यक्त किए। वास्तव में उन्होंने मिल्टन के शब्दों को गंभीरता से लिया था। अगर मिल्टन वास्तव में इस साल सोल अकादमी शाखा में शामिल होने का फैसला करता है तो वह मना नहीं करेगा। वह काफी खुश है कि उसके हाथ में सिफारिश कार्ड कुछ काम का है। आखिरकार ये सिफारिश उसके पास इतने लंबे समय से थी कि वह इसके बारे में लगभग भूल ही गया था। पियर्स के बोलने के बाद मिल्टन गहरी सोच में डूब गया। बेशक यह मिल्टन द्वारा जानबूझकर किया गया प्रदर्शन था। पियर्स के साथ अपनी बातचीत से मिल्टन स्पष्ट रूप से बता सकता है कि पियर्स उसे दबाने की कोशिश नहीं कर रहा है, लेकिन ईमानदारी से उम्मीद करता है कि वह 2 और साल तक इंतजार कर सकता है। पियर्स की नज़र में मिल्टन एक नौसिखिया से ज़्यादा कुछ नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा वह एक बेहद प्रतिभाशाली नौसिखिया है। सीधे शब्दों में कहें तो पियर्स की नज़र में मिल्टन बस एक बच्चा है, युवा और भावुक, स्वाभाविक रूप से कुछ असंभव कार्यों को आवेगपूर्ण तरीके से पूरा करना चाहता है। लेकिन केवल पहनने वाला ही जानता है कि जूता कहाँ चुभता है। हालांकि मिल्टन केवल 18 वर्ष का है, उसके सिर में लगभग 10,000 साल की यादें संग्रहित हैं। बिना किसी अतिशयोक्ति के उसने जो अनुभव किया है वह पियर्स के अनुभव से 10 गुना अधिक है। प्रतिस्पर्धा, यही वह चीज़ है जिससे वह सबसे कम डरता है। अनुभव, उसके पास इससे कहीं ज्यादा है। अगर सोल रियल्म की तुलना किसी बड़े कालकोठरी से की जाए तो मिल्टन की मौजूदा स्थिति बिगिनर विलेज होगी। जो मिल्टन स्वाभाविक रूप से गेम क्लियर करना चाहता है वह हमेशा बिगिनर विलेज में नहीं रह सकता। हालांकि पियर्स के शब्दों में कुछ तर्क है। कम से कम मिल्टन के लिए इस साल या 2 साल बाद कोई खास फर्क नहीं है। मिल्टन इन 2 सालों तक इंतजार कर सकता है। इसके अलावा वह 2 साल बाद आधिकारिक तौर पर विंड स्पिरिट अकादमी से स्नातक होगा। उसके लिए तब सोल अकादमी शाखा में शामिल होना पूरी तरह से उचित होगा। ये निश्चित रूप से विंड स्पिरिट अकादमी के लिए भी एक फायदा है। पियर्स ने इसका उल्लेख नहीं किया, लेकिन मिल्टन जानता है कि जब वह उससे बात करने आया था तो पियर्स के मन में यही कारण रहा होगा। पियर्स ने सोचा कि मिल्टन इतनी दूर तक नहीं सोच सकता, लेकिन मिल्टन ने अनगिनत सिमुलेशन के माध्यम से इतने साल जिए हैं। वह निश्चित रूप से पियर्स में व्यक्तिगत पूर्वाग्रह के संकेत को नहीं भूलेगा। हालांकि अगर मिल्टन इसे देख भी लेता है तो भी वह इसे प्रकट नहीं करता। ठीक है डीन, मैं समझता हूँ। मैं 2 साल और इंतजार करूंगा। कुछ देर सोचने के बाद मिल्टन ने धीरे से कहा, विंड स्पिरिट अकादमी ने उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया है, उसकी मांगों को पूरी तरह से पूरा किया है। इसलिए पियर्स के छोटे से अनुरोध के लिए मिल्टन स्वाभाविक रूप से इसे अस्वीकार नहीं करेगा। वास्तव में अगर मिल्टन इस साल सोल अकादमी शाखा में शामिल भी हो जाता है तो उसे विश्वास है कि वह सभी कठिनाइयों को पार कर सकता है और सोल अकादमी शाखा में प्रवेश कर सकता है। लेकिन चूंकि पियर्स ने ऐसा कहा है इसलिए मिल्टन उसे अपमानित नहीं करेगा। तुमने सही चुनाव किया है। पियर्स के चेहरे पर मुस्कान लौट आए और उसने बोलना जारी रखा। मैंने भी एक बार सोल अकादमी में प्रवेश करने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे अंततः निष्कासित कर दिया गया था। हालांकि मैं सोल अकादमी की परीक्षा से परिचित हूं और मैं तुम्हें अगले 2 वर्षों के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित करूंगा। मैं गारंटी दे सकता हूं कि अब से 2 साल बाद जब तक आप अपना सामान्य स्तर खेलते रहेंगे तब तक कोई कारण नहीं है कि आप सोल अकादमी शाखा में प्रवेश न कर सकें। ये सुनकर मिल्टन ने सिर हिलाया और कहा, आपकी मदद के लिए धन्यवाद डीन। मिल्टन ने पियर्स की दयालुता को अस्वीकार नहीं किया। दरअसल वह भी थोड़ा उत्सुक था कि सोल अकादमी के लिए नामांकन परीक्षा कैसी होती है। जब उसने देखा कि मिल्टन 2 साल बाद सोल अकादमी शाखा प्रवेश परीक्षा में भाग लेने के लिए सहमत हो गया है तो पियर्स ने और अधिक समय नहीं बिताया। उसने मिल्टन को अलविदा कहा और मंडप छोड़ दिया। समय बीतता गया और पलक झपकते ही 2 साल बीत गए। अध्याय 339 199 8.5 प्रतिभा और छिपे हुए नियम। अनुवादक 54,96,90,339। विंड स्पिरिट अकादमी के भीतर एक प्रांगण में पियर्स ने मिल्टन चेनी को अपने सामने देखा। उनकी आंखों में एक गंभीर भाव था। मिल्टन की प्रतिभा असाधारण रूप से उच्च थी, लेकिन 2 साल थोड़े कम थे। विंड स्पिरिट अकादमी में मिल्टन के पास अनगिनत संसाधनों तक पहुंच होने के बावजूद 2 साल बाद भी वह एक लेवल 1 आध्यात्मिकवादी बने रहे। एक आध्यात्मिकवादी का मार्ग जादूगर पथ से कुछ हद तक मिलता जुलता है।
कम से कम अंतर के मामले में एक लेवल 1 आध्यात्मिकवादी और एक लेवल 2 आध्यात्मिकवादी के बीच एक बड़ा अंतर है। इसलिए एक लेवल 1 आध्यात्मिकवादी से लेवल 2 आध्यात्मिकवादी तक पहुंचने के लिए कठिनाई स्वाभाविक रूप से काफी अधिक है। भले ही मिल्टन के पास असाधारण प्रतिभा थी, फिर भी 2 साल बहुत कम थे। हालांकि मिल्टन लेवल 2 आध्यात्मिकवादी तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन ये पहले से ही पर्याप्त था। अब वह लेवल 1 अध्यात्मवादियों के बीच एक मजबूत अस्तित्व था। आत्मा अकादमी शाखा की परीक्षा का सामना करते समय वह अभी भी निडर था। हालांकि पीएस की नज़र में मिल्टन अभी भी कुछ अनिश्चित लग रहा था। आखिरकार मिल्टन के साथ प्रतिस्पर्धा करने वाले सभी लोग बिना किसी अपवाद के लेवल 1 अध्यात्मवादी थे। उनकी नज़र में मिल्टन ने साधना में असाधारण प्रतिभा दिखाई, लगभग बेजोड़। लेकिन अकादमी परीक्षा के पहलू में चूंकि उसने स्तरों को छोड़ने का विकल्प चुना था, इसलिए उसके सामने आने वाले प्रतियोगी कदम दर कदम आगे बढ़ते गए। इसके अलावा मिल्टन को अकादमी परीक्षाओं का कोई अनुभव नहीं था, इसलिए पीएस ने सोचा कि मिल्टन नुकसान में हो सकता है। कैसा है, क्या आपको विश्वास है? एक पल के बाद पीएस बोला। उसने कुछ हिचकिचाहट के बाद ये सवाल पूछा, लेकिन जब उसने ये सवाल पूछा तो उसे पता था कि उसने कुछ गलत पूछा है। इन 4 वर्षों में मिल्टन के साथ सबसे अधिक बातचीत करने वाले व्यक्ति के रूप में पीएस का मानना था कि उसे मिल्टन के बारे में कुछ समझ है। इसलिए वह स्पष्ट रूप से जानता था कि मिल्टन का उत्तर क्या होगा। उसका प्रश्न कुछ हद तक मूर्खतापूर्ण लग रहा था। जैसी कि उम्मीद थी, ये शब्द सुनकर मिल्टन के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। चिंता मत करो, डीन। ये सिर्फ सोल अकादमी शाखा है, मिल्टन बोला। उसके शब्द कुछ हद तक अहंकारी थे, लेकिन मिल्टन ने जानबूझकर इस तरह से बात की। वह पीएस को अपने आत्मविश्वास के बारे में बताना चाहता था। आखिरकार 4 साल बीत चुके हैं और मिल्टन के लिए यह स्वाभाविक था कि वह खेती करने के लिए जूनियर अकादमी में न रहना चाहे। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि उसे विंड स्पिरिट अकादमी के बारे में कोई शिकायत थी, न ही इसलिए कि मिल्टन स्वार्थी था। ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि वह अब यहाँ रहने के लिए उपयुक्त नहीं था। ठीक वैसे ही जैसे पिछले जन्म में कोई व्यक्ति जिसने सभी विश्वविद्यालय ज्ञान में महारत हासिल कर ली है, क्या वह प्राथमिक विद्यालय में रहेगा? नहीं, क्योंकि प्राथमिक विद्यालय अब उसकी मदद नहीं कर सकता। मिल्टन ऐसी स्थिति में था, इसलिए उसने इतने आत्मविश्वास के साथ बात की। आखिरकार अगर पीएस को इस बात की बहुत चिंता होती कि वह विंड स्पिरिट अकादमी की परीक्षा पास नहीं कर पाएगा और उसे कुछ और साल इंतजार करने के लिए कहता, तो यह अच्छा नहीं होता। अब वह जितनी जल्दी सोल अकादमी में शामिल होता, सोल अकादमी के भीतर अननोन रूल्स की उसकी भविष्य की जांच की संभावनाएं उतनी ही अधिक होती। मिल्टन ने यह नहीं भुलाया था कि जब वह सोल दायरे में पुनर्जन्म लेता था तो उसका प्रारंभिक उद्देश्य क्या था। अगर सोल दायरे के भीतर अननोन रूल्स नहीं होते, जो संभावित रूप से उसकी वास्तविकता के लिए बहुत मददगार हो सकते थे, तो मिल्टन शायद इस दुनिया में पुनर्जन्म नहीं लेना चाहता। क्योंकि ईमानदारी से इस दुनिया में साधना का मार्ग वास्तव में मिल्टन के लिए उपयुक्त नहीं था। अगर सोल अकादमी के पास ये अननोन रूल्स नहीं होते, तो मिल्टन शायद किसी अज्ञात दुनिया में पुनर्जन्म लेना चुनता। आखिरकार अज्ञात अवसर का प्रतिनिधित्व करता है। हालांकि अब जब मिल्टन ने आत्मा क्षेत्र में पुनर्जन्म लेने का फैसला किया है, तो उसे अपने लक्ष्यों के लिए लगातार प्रयास करना चाहिए। मैं तुम्हारा आत्मविश्वास महसूस कर सकता हूँ। उस स्थिति में मैं केवल तुम्हें शुभकामनाएं दे सकता हूँ। इन 2 वर्षों में मैं तुम्हें जितने भी अनुभव दे सकता था, मैं उन्हें पहले ही साझा कर चुका हूँ। मैंने तुम्हें उन सभी परीक्षाओं और चरणों के बारे में बताया है जिनका सामना मैंने आत्मा अकादमी का सामना करते समय किया था। तुम आत्मा अकादमी शाखा में प्रवेश करने के लिए 3 स्तरों को छोड़ सकते हो या नहीं, ये सब इस समय पर निर्भर करता है। तुम्हें ये समझने की ज़रूरत है, तुम्हारे पास केवल एक ही मौका है और तुम्हें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि तुम वास्तव में तैयार हो। मिल्टन के आत्मविश्वास के कारण पीएस के चेहरे पर गंभीर भाव नहीं रहे। उसने एक लंबे भाषण में गंभीरता से बात की। मिल्टन ने गंभीरता से सिर हिलाया। सच में, मिल्टन ने विंड स्पिरिट अकादमी में बिताए अतिरिक्त 2 साल केवल एक अध्यात्मवादी के रूप में अपने पारलौकिक मार्ग को विकसित करने के लिए नहीं थे। इन 2 वर्षों में पीएस ने मिल्टन को अपने सभी अनुभव बता दिए थे। वर्तमान मिल्टन अब सोल अकादमी की परीक्षाओं से पूरी तरह अपरिचित नहीं था। वास्तव में वह कई अन्य लोगों की तुलना में बहुत अधिक परिचित था। इसीलिए मिल्टन को पता था कि उसे 100% आत्मविश्वास है। यदि लगभग 10,000 वर्षों की स्मृति वाला व्यक्ति भी सोल अकादमी की परीक्षा प्रक्रिया को समझता है और उसके पास उच्च साधना प्रतिभा और युवापन है, इन सभी को मिलाकर यदि वह फिर भी शाखा परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाता है, तो वह मर सकता है। यदि आप सोल अकादमी की परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाते हैं, तो आपके लिए विंड स्पिरिट अकादमी के दरवाजे हमेशा खुले हैं, पीएस ने कहा। ये शब्द समाप्त करने के बाद पीएस ने एक टोकन निकाला। स्वाभाविक रूप से मिल्टन पीएस के शब्दों में आक्रोश या द्वेष की कमी को सुन सकता था।
यदि 4 वर्षों के बाद मिल्टन किसी व्यक्ति के वास्तविक चरित्र को नहीं समझ पाता तो उसका लगभग 10,000 वर्षों का अनुभव व्यर्थ हो जाता। पियर्स के शब्द भले ही सीधे साधे रहे हों, लेकिन मिल्टन को पता था कि वे दिल से निकले थे और यही काफ़ी था। मिल्टन ने थोड़ा सिर हिलाया। मिल्टन को सिर हिलाते देख पियर्स ने और कुछ नहीं कहा। इसके बजाय उसने टोकन को अपने हाथ में पकड़ लिया। उसकी हथेली से हवा का एक झोंका उसके हाथ में टोकन में बह रहा था। अध्याय 340 199 8.5 प्रतिभा और छिपे हुए नियम _2। अनुवादक 54,96,90,339। टोकन एक हल्की चमक के साथ चमक उठा। लगभग तुरंत टोकन पियर्स के हाथ से छूट गया और हवा में मडरा गया। समय धीरे धीरे बीतता गया। न तो पियर्स और न ही मिल्टन चेनी ने कुछ कहा। मिल्टन, जो कुछ समझ रखता था, स्वाभाविक रूप से जानता था कि उसके सामने टोकन क्या दर्शाता है। ये टोकन एक अवसर का प्रतिनिधित्व करता था, लेकिन अवसर बस एक अवसर था, एक अवसर। वह इसे जब्त कर सकता है या नहीं यह मिल्टन पर ही निर्भर था। बेशक मिल्टन अपने हाथों से अवसर को जाने नहीं देगा। समय धीरे धीरे फिसलता गया। पियर्स और मिल्टन दोनों को घेरे हुए मौन वातावरण। हालांकि यह माहौल ज्यादा देर तक नहीं रहा। थोड़ी देर बाद सन्नाटा टूट गया और यह मडराता हुआ टोकन था जिसने सन्नाटा तोड़ा। धमाका! टोकन फट गया, जिससे एक बहुत ही मामूली आवाज आई। अगले ही पल टोकन के फटने के स्थान पर एक भ्रामक गोलाकार दरवाजा दिखाई दिया। जिस क्षण भ्रामक गोलाकार दरवाजा दिखाई दिया, एक अधेड़ उम्र का आदमी उसमें से बाहर निकला। जैसे ही अधेड़ उम्र का आदमी दिखाई दिया, उसकी नज़र कुछ देर के लिए पियर्स पर टिकी रही, फिर मिल्टन पर टिक गई। जब मिल्टन ने उस आदमी की आंखें देखीं तो उसका दिल घबरा गया। वास्तव में मिल्टन ने कोई विशेष भावनाएं प्रदर्शित नहीं की। आखिरकार वह कई शानदार अवसरों से गुजरा था। एक लेवल 3 अध्यात्मवादी उसके अंदर किसी भी अनोखी भावना को जगाने के लिए पर्याप्त नहीं था। उसका सिकुड़ा हुआ दिल सिर्फ एक अवचेतन शारीरिक प्रतिक्रिया थी। ऐसा लग रहा था कि मिल्टन की बेपरवाही ने उस आदमी की दिलचस्पी जगा दी थी। उस आदमी की नज़र एक पल के लिए मिल्टन पर टिकी रहने के बाद वह बोला, बुरा नहीं है। उस आदमी की आवाज़ बहुत शांत थी, लेकिन उसके शब्दों ने पियर्स के चेहरे पर खुशी का एक स्पर्श ला दिया। वह जानता था कि टोकन के सक्रिय होने से बुलाया गया व्यक्ति वास्तव में सोल अकादमी का परीक्षक था। परीक्षक को मिल्टन के बारे में पहली धारणा अच्छी लगी, जो हालांकि सीधे तौर पर अंतिम परिणामों को प्रभावित नहीं करेगी, फिर भी कुछ हद तक अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर सकती है। आखिरकार पहली धारणा बहुत मायने रखती है। परीक्षा शुरू होने में आपके पास 32 दिन हैं। क्या आप अभी जाना चाहेंगे या परीक्षा शुरू होने से ठीक पहले तक इंतजार करेंगे? अगर आपको कुछ काम निपटाने हैं तो मैं 32 दिनों में फिर से आपको लेने आ सकता हूं। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को स्वाभाविक रूप से पता था कि इस साल परीक्षा देने वाला मिल्टन ही है, और इसलिए उसने मिल्टन से पूछा, मैं परीक्षा शुरू होने से ठीक पहले चला जाऊंगा। मिल्टन ने उत्तर दिया। उसे वास्तव में कुछ काम निपटाने थे। उसने 4 साल से अपने माता पिता को इस दुनिया में नहीं देखा था, और स्वाभाविक रूप से उसे इस बार उनसे मिलने की जरूरत थी। आखिरकार इस जीवन में सुरक्षित रूप से बड़ा होने और सफलतापूर्वक विंड स्पिरिट अकादमी में प्रवेश करने में सक्षम होने का तथ्य काफी हद तक इस दुनिया से उसके माता पिता के कारण था। मिल्टन अपने पुनर्जन्म सिमुलेशन लक्ष्य के लिए सब कुछ अनदेखा करने वाला व्यक्ति नहीं था। चूंकि परिस्थितियां इसकी अनुमति देती थीं, इसलिए मिल्टन स्वाभाविक रूप से अलविदा कहे बिना नहीं जाएंगे। इसके अलावा इस बात की उच्च संभावना को देखते हुए कि वह सोल अकादमी की शाखा में जाने के बाद लंबे समय तक दूर रहेगा, उसे लगा कि उसे आखिरी बार ब्रीजटाउन जाना चाहिए। ठीक है, इसे ले लो। 30 दिनों के बाद इसे सक्रिय करें और मैं आपको परीक्षा में ले जाने आऊंगा। मिल्टन के निर्णय को सुनने के बाद मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने सिर हिलाया और एक गोल मनका निकालते हुए बोला, जिसे उसने लापरवाही से मिल्टन की ओर फेंक दिया। मिल्टन ने मनका पकड़ लिया, जो छूने पर बहुत ठंडा लगा। इसके अलावा उसे और कुछ महसूस नहीं हुआ। हालांकि मिल्टन जानता था कि यह मनका भी एक आध्यात्मिक वस्तु थी, बस प्राकृतिक नहीं। मैं समझ गया। मिल्टन ने मोती जेब में रख लिया और जवाब दिया, आपकी प्रतिभा क्या है? मिल्टन को मनका हटाते देख अधेड़ उम्र के व्यक्ति का तुरंत वहां से जाने का कोई इरादा नहीं था। शायद मिल्टन के शांत व्यवहार ने उसकी जिज्ञासा को जगा दिया था। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने यह सवाल सहजता से पूछा, जैसे कि वह छोटी मोटी बातें कर रहा हो। ये सुनकर पियर्स, जो चुप था, चौंक गया। उसने मिल्टन की ओर देखा, फिर अपनी नज़र अधेड़ उम्र के व्यक्ति पर केंद्रित की। पियर्स ये देखने के लिए उत्सुक था कि मिल्टन की प्रतिभा के बारे में जानने पर यह लेवल 3 अध्यात्मवादी कैसी प्रतिक्रिया देगा। 8 और आधे ग्रेड। मिल्टन ने सच सच जवाब दिया। ये वास्तव में कोई रहस्य नहीं था। चूंकि उसके सामने लेवल 3 अध्यात्मवादी जानना चाहता था, इसलिए मिल्टन के लिए उसे बताना कोई नुकसानदेह नहीं था। आखिरकार प्रतिभा परीक्षण भी आगामी सोल अकादमी परीक्षा का हिस्सा था। इसलिए मिल्टन ने पीछे नहीं हटे और सीधे सच बता दिया।
आत्मा क्षेत्र में अध्यात्मवादी और जादूगर क्षेत्र में जादूगर दोनों के पास प्रतिभा की यह अवधारणा है। हालांकि प्रतिभा को अलग करने का तरीका एक जैसा नहीं है। जादूगर क्षेत्र जादूगर की प्रतिभा की गुणवत्ता की पुष्टि करने के लिए स्तर 5 प्रतिभा का उपयोग करता है। स्तर 1 गुणवत्ता से ऊपर विशेष गुण भी होते हैं। हालांकि जादूगर की प्रतिभा और अध्यात्मवादी की प्रतिभा में महत्वपूर्ण अंतर हैं। जादूगर क्षेत्र में कई पथ हैं, जबकि प्रतिभा महत्वपूर्ण है, यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कोई सोच सकता है। आखिरकार, अगर किसी के पास उच्च आध्यात्मिक शक्ति प्रतिभा नहीं है, तो वे रक्त रेखा जादूगर पथ चुन सकते हैं, या वे व्हाइट विजार्ड पथ या डार्क विजार्ड पथ चुन सकते हैं, या यहाँ तक कि एक जादू डिवाइस जादूगर या एक जादू सरनी जादूगर भी बन सकते हैं। लेकिन आत्मा क्षेत्र अलग है। एक अध्यात्मवादी की प्रतिभा 9 ग्रिड में विभाजित है। चाहे अब हो या 10 लाख साल पहले या 10 लाख साल बाद, अध्यात्मवादियों की प्रतिभा इस तरह से विभाजित है। और आत्मा क्षेत्र में केवल एक पारलौकिक मार्ग है, अध्यात्मवादी का। इसलिए प्रतिभा का विशेष महत्व है। आत्मा अकादमी के मूल्यांकन में प्रतिभा का मूल्यांकन सबसे पहले किया जाता है, और यह सबसे सरल है। आखिरकार, आत्मा अकादमी के मूल्यांकन में भाग लेने के लिए आत्मविश्वास रखने वालों में ऐसी प्रतिभा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए जो बहुत औसत दर्जे की हो। कितनी? मिल्टन चेनी के शब्दों को सुनकर मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति हैरान रह गया। फिर प्रतीत होता है कि उसने फिर से पूछा। इस प्रति प्रश्न ने मिल्टन को अपने भीतर कुछ हलचल महसूस कराई। अपने अनगिनत अनुभवों के साथ मिल्टन स्वाभाविक रूप से समझ गए कि स्तर 3 के अध्यात्मवादी के लिए इस तरह से प्रति प्रश्न करने का क्या मतलब है। इसका मतलब था कि स्तर 3 के अध्यात्मवादी के मन में पहली प्रतिक्रिया उसकी बातों पर विश्वास न करने की थी। वह विश्वास क्यों नहीं करेगा? अगर सोल अकेडमी में 8 और आधा ग्रिड टैलेंट वाले बहुत से लोग होते, तो उसके सामने खड़े लेवल 3 स्पिरिचुअलिस्ट की प्रतिक्रिया निश्चित रूप से ऐसी नहीं होती। इस समय मिल्टन को लगता है कि उसकी तथाकथित अत्यधिक प्रतिभाशाली प्रतिभा शायद उतनी सरल नहीं है जितनी उसने सोची थी। 8 और आधा ग्रिड। हालांकि उसके दिल में कुछ विचार उठे थे, लेकिन मिल्टन ने उन्हें अपने चेहरे पर नहीं आने दिया। दरअसल ये सिर्फ मिल्टन ही नहीं था जिसके दिमाग में विचारों की बाढ़ सी आ गई थी। अधेड़ उम्र के व्यक्ति की प्रतिक्रिया देखकर पियर्स, जो पूरे समय अधेड़ उम्र के व्यक्ति पर अपनी नजरें गड़ाए हुए था, भी हैरान रह गया। उसे ये भी उम्मीद नहीं थी कि लेवल 3 के जादूगर की किसी व्यक्ति की प्रतिभा पर इतनी बड़ी प्रतिक्रिया होगी। इससे पहले पियर्स ने सोचा था कि अधेड़ उम्र का व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा आश्चर्यचकित होगा और फिर आगे बढ़ जाएगा। कभी कभी कोई व्यक्ति अपनी दृष्टि से ही तय कर सकता है कि वह कितनी दूर तक देख सकता है। पियर्स केवल लेवल 2 स्पिरिचुअलिस्ट था और उसने सोल अकादमी में प्रवेश नहीं लिया था, इसकी शाखा अकादमी में तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए वह स्वाभाविक रूप से यह नहीं समझ पाया कि 8 और आधा ग्रिड टैलेंट क्या दर्शाता है। हालांकि मिल्टन को कई अनुभव हुए, लेकिन यह इस दुनिया में उसका पहला पुनर्जन्म था। भले ही आप इस दुनिया के बारे में उसकी समझ को जोड़ दें, जब वह विजार्ड दायरे में था, तब भी ये दुनिया के बहुत छोटे हिस्से को ही कवर करेगा। इसलिए मिल्टन जानता था कि उसकी प्रतिभा उच्च थी, लेकिन ये कहना गलत होगा कि मिल्टन को एक स्पिरिचुअलिस्ट की प्रतिभा की गहरी समझ थी। आखिरकार मिल्टन के दिमाग में वह सहज रूप से एक स्पिरिचुअलिस्ट की प्रतिभा की तुलना एक विजार्ड की प्रतिभा से करता था। मिल्टन ने माना कि उसकी 8 और आधा ग्रिड प्रतिभा संभवतः विजार्ड दायरे में एक लेवल 1 विजार्ड की प्रतिभा के बराबर थी। 8 और आधे ग्रिड। अधेड़ उम्र के आदमी ने खुद से कहा, मानो इस जानकारी को पचा रहा हो। क्या तुम्हें कोई आपत्ति है अगर मैं अभी तुम्हारी प्रतिभा का परीक्षण करूं? अगले ही पल अधेड़ उम्र के आदमी ने बोलना शुरू कर दिया। उसने कुछ और नहीं कहा और बस मिल्टन से एक सवाल पूछा। नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मिल्टन ने भी मना नहीं किया। आखिरकार उसकी प्रतिभा स्पष्ट थी और वह ऐसी चीज नहीं थी जिसे परखने से उसे डर लगता। थोड़ी देर बाद जब मिल्टन की प्रतिभा का मौके पर ही परीक्षण किया गया, तो अधेड़ उम्र के आदमी ने अपने हाथ में प्रतिभा स्तंभ को देखा। प्रतिभा स्तंभ पर, जिसमें कुल 9 ग्रिड थे, 8 से अधिक ग्रिड लाल बत्ती से जल रहे थे। सच कहूं तो मैं 2000 से अधिक वर्षों से जी रहा हूं और यह पहली बार है जब मैं 8 ग्रिड से अधिक की आध्यात्मिक प्रतिभा देख रहा हूं। आपको मूल्यांकन लेने की भी आवश्यकता नहीं है। सोल अकादमी में एक छिपा हुआ नियम है जिसके अनुसार 8 ग्रिड से ज्यादा टैलेंट वाले स्पिरिचुअलिस्ट बीच सीधे सोल अकादमी में प्रवेश कर सकते हैं। और यह सोल अकादमी का मुख्यालय है। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने पुरानी यादों के साथ अपने हाथ में मौजूद टैलेंट कॉलम को हटा दिया। ये सुनकर मिल्टन ने सहज रूप से पियर्स की ओर देखा जो उसके बगल में था। ऐसा इसलिए क्योंकि पियर्स ने उसे 8 ग्रिड से ज्यादा टैलेंट रखने के इस विशेषाधिकार के बारे में नहीं बताया था, जिसके परिणामस्वरूप मिल्टन ने मूल्यांकन के लिए तैयारी की। लेकिन मिल्टन ने सिर्फ पियर्स को हैरान देखा।